जहां कभी जलेबियां तली जाती थीं, आज वहां ज्ञान की लौ जलती है। ये कहानी उस जुनून की जिसने मिठास से मिलाया मिशन और बना दी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। अशोक मित्तल जी बिजनेसमैन है, मिठाई वाले हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं, लवली बजाज वाले हैं। कौन है अशोक मित्तल? मैं कहूँगा मैं हलवाई। हलवाई क्यों कह रहे हैं? जो मोतीचूर के लड्डू हम सब खाते हैं वो मेरे फादर साहब ने 61 में इजाद की थी। इजाद की थे मतलब उसके पहले नहीं बनते थे देश में? उससे पहले मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं, बारीक बूंदी के लड्डू जिसको मोतीचूर लड्डू हाँ, कहते हैं। उससे पहले इस देश में या दुनिया में नहीं हुआ करता। कभी किसी ने आपसे कहा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दो यार? मुझे बहुत लोगों ने कहा, सीएम साहब ने कहा, कैप्टन साहब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई कि आप ये क्या कर रहे हो, नाम डिफरेंट रखो। अरुण जेटली जी मुझे बोले अशोक ये नाम ठीक नहीं है, बदली करो। हमने नहीं बदली किया। अगली यूनिवर्सिटी लकी या रोजी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो हमारी को ब्रांड नेम नहीं है। क्या आपने किया पॉलिटिक्स में? मुंबई की रेलवे की टिकट बुक कराता हूँ राजधानी में, तो वो 4300 रुपये की आती है। एयर की टिकट बुक कराता हूँ तो 4200 रुपये की। यदि मैं राजधानी फर्स्ट क्लास की कराता हूँ तो वो 5500 रुपये की। मीन्स एयर सस्ता है और ट्रेन महंगी है। जो रेलवे की बुकिंग करानी होती है ना, उसमें बुकिंग कराना शायद मुश्किल होगा। जेई का एग्जाम पास करना आसान होगा, क्योंकि मंत्री जी हमारे वैष्णव साहब हैं, वो IIT पास आउट भी हैं और IAS भी हैं। उनसे नोट काट लिया आपको। को यही रिक्वेस्ट कि मंत्री जी आपने शायद जेई में इतनी मेहनत नहीं करनी जितना एक टिकट बुक कराने के लिए करनी पड़ती है लोगों को आज भी। एलपीयू में नशे की समस्या कभी सुनाई पड़ी? देखिए, मैं कहूँ 100% नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता। आप स्टूडेंट बन जाते लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, हाँ, एक कौन सा नियम होता जो बदल देते आप? एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूँगा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ये 75% क्यों अटेंडेंस लगा? तो लड़के लोग कहते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरो, बड़ा पैसा जाता है, एक बिल्डिंग और खड़ी हुई है। किन किन बच्चों पर आपको नाज है? हमारा बच्चा है विष्णु, वो कोयम्बतूर के गांव का बच्चा है। उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज दिया, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। हॉकी पे भारत की ओलंपिक टीम में 8 बच्चे मेरे थे। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट जो पिछले, वो भी मेरा बच्चा है। गोल्डन बॉय। क्रिकेट लविंग कंट्री में उस इंसान ने अपनी अलग पहचान बनाई है और आज लोग रात को जग के मैच देख रहे थे। वो जेवलिन थ्रो हमने रात को जग के देखा था। विनेश भी यहीं से पढ़ी हुई है? विनेश भी यहीं के स्टूडेंट है। मैंने सुना आपने उनको भी रिवॉर्ड दिया था। जो सिल्वर मेडलिस्ट को 25 लाख का अवार्ड देते हैं, तो हमने विनेश फोगाट को बुलाकर ये दिया। शहनाज गिल भी आपके यहाँ से ही है? शहनाज गिल भी हमारे यहाँ से रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो पंजाब कहाँ से दिखेगा? मैं मोटी ना हूँ तो फिर पंजाब कहाँ से दिखे? बिल्कुल ठीक बात है, वो भी हमारी ये आप स्टूडेंट रही। आप ही की मिठाई तो नहीं खाती थी पहले? हो नहीं, मिठाई नहीं खाती थी वो। आपके कॉलेज को शरारती बच्चों ने एक सवाल लिख के भेजा। कहा सर से पूछिएगा कोई सीक्रेट स्पॉट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में? मैं बच्चों को कहूंगा कि वो बताएं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट स्पॉट है ताकि वहां भी मैं कैमरा लगा सकूं। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या कुछ नहीं। देखिए ना, समाज में हमारे आसपास ही कई सारे हीरोज हैं जिनकी कहानियां आपको इंस्पायर कर सकती। एक ऐसी कहानी है अशोक कुमार मित्तल जी की, जिनके नमस्कार। बड़े बूढ़ों ने 1961 में 500 रुपए लेकर कर्ज लिया और एक मिठाई की दुकान खोली। और वो मिठाई की दुकान का नाम आज देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में से, वो यूनिवर्सिटी जहां पर तकरीबन 50 देशों के 35,000 बच्चे पढ़ते हैं। अशोक कुमार मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सही कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लगता है आपने अच्छी रिसर्च की हुई है पहले। लेकिन मेरी रिसर्च में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जी। अशोक मित्तल जी कौन है। अशोक मित्तल जी बिजनेसमैन है, अशोक मित्तल जी मिठाई वाले हैं, अशोक मित्तल जी राज्यसभा के सांसद हैं, अशोक मित्तल जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं, अशोक मित्तल जी लवली बजाज वाले हैं। कौन है अशोक मित्तल जी? सबसे पहले तो अशोक मित्तल जी एक इंसान है, हाँ, और यदि आप दूसरी बात पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं हलवाई हूँ। हलवाई क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो पहला मेरा चरण था प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, जिससे मैंने अपनी यात्रा शुरू की। किस साल में? जब मैं स्टूडेंट था, थर्ड फोर्थ में, तब से ही जाना शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स छोटे छोटे काम किया करते थे। तो ये स्टोरी सही है जो मैंने बताई कि 1961 में आपके फादर ने 500 रुपए कर्ज लेकर शुरुआत की थी? नहीं, बिल्कुल सही है कि मेरे फादर साहब ने, एक कर्नल साहब होते थे, कर्नल करतार सिंह, उन्होंने 500 रुपये का कर्ज लेके हलवाई का या मिठाई का काम जलंधर कंटोनमेंट में शुरू किया था 61 में। मेरा बर्थ 64 का है। जी। मोतीचूर के लड्डू। जी जी। हाँ, ये मुझे ये बात बताते हुए खुशी होगी कि जो मोतीचूर के लड्डू हम सब खाते हैं वो मेरे फादर साहब ने 61 में इजाद किए थे।
इजाद की थे, मतलब उसके पहले नहीं बनते थे देश में? उससे पहले मोटी बूंदी के लड्डू होते थे, ओके। बारीक बूंदी के लड्डू जिसको मोतीचूर लड्डू हाँ, कहते हाँ। हैं। उससे पहले इस देश में या दुनिया में नहीं हुआ करते। ब्यूटीफुल। तो लड्डू जो हम स्वाद ले लेके हैं, जिसको खा खा के मेरा वजन बढ़ा है, ये आप ही के यहाँ की पैदाइश है। बिल्कुल हमारी ही पैदाइश है, और हम पंजाबी जो होते हैं, पंजाब वाले वजन बढ़ाने में एक्सपर्ट है, इसमें हमारी एक्सपर्टीज अच्छी तो है। आपने अपना कैसे कंट्रोल करके रखा है? क्योंकि हमें पता है ना क्या खाना है क्या नहीं खाना। मतलब हलवाई की दुकान पे आदमी मिठाई नहीं खाता। नहीं, मैं मिठाई बहुत खूब खाता हूँ मैं। हाँ। अपने यहाँ नहीं ही की भी खाता हूँ, अपने यहाँ की भी खाता हूँ, और घर में कोई शादी की मिठाई कहीं से भी आई हो, वो भी पूरी हम खाते हैं। हुँ। कहीं बाहर जाते हैं, सबसे पहले हम मिठाई का स्वाद जरूर चखते हैं, पूरी मिठाई खाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप हलवाई वाली आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हो, बट कई लोग होते हैं वो अपनी पुरानी पहचान से थोड़ा शर्माते हैं, असहज होते हैं कि जैसे अब आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है, नाम बड़ा है, आप राज्यसभा सांसद हो, तो हलवाई कहने में शर्म नहीं आती? नहीं, शर्म किस बात की? मतलब कई लोग असहज हो जाते हैं कि छोटा काम रहा होगा, या उसको उस तरीके लेते हैं। नहीं, काम तो देखिए कोई भी छोटा नहीं होता, जी, और हलवाई का काम भी छोटा नहीं है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल और सही बात इसी है। काम से हम ऑटोमोबाइल में गए, इसी काम से पैसा कमा के वो पैसा हमने यूनिवर्सिटी में लगाया, और वहाँ पहचान बनी, और यूनिवर्सिटी की पहचान बनी, तो आज मैं संसद में पहुँच पाया। हम्म। तो शुरुआत तो हलवाई से ही थी। अभी भी दुकानें आपकी हैं पंजाब में? बिल्कुल है, जो ओरिजिनल दुकान है वो भी है, और उसके बाद जो हमने फर्दर एक्सपेंशन की है मिठाई से फूड, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, तो दुकान भी है, होलसेल का बिजनेस भी है, रिटेल का भी है, सारा है वो। तो कौन सी मिठाई आपके यहाँ की जो आपको लगता है यार ये वाली हमारी बड़ी अच्छी है? देखिए, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू, जैसे मैंने बोला, मेरे बैठे फादर बिठाए ब्रांडिंग आपकी दुकान ही कर दी हम। हाँ, थैंक यू। मेरे फादर साहब ने ईजाद किए थे, तो वही हमारी सबसे बड़ी ब्रांड वहीं से शुरू होती है, मोतीचूर के लड्डू से। मेंशन वन क्वालिटी ऑफ योर फादर, क्योंकि शुरुआत कहते हैं कि जिस पीढ़ी से शुरुआत होती है उस आदमी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, सेकेंड पीढ़ी उसको एक्सपैंड करती नहीं, है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, दूरदर्शी थे, बहुत ज़्यादा अलग सोचते थे, हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचा करते थे। जैसे कोई भी हलवाई का काम करता तो रूटीन में जैसे काम होता वही करता, कि एक थड़ा होता, वहाँ पर जलेबियाँ तली जा रही होती, छोटा सा काउंटर होता, मिठाई बिक रही होती। पर उन्होंने पहले ही दिन से मिठाई की दुकान 61 में बंद दरवाजे के अंदर की। ओके। उस टाइम सबने कहा तो ये तो चलेगी नहीं, पर उन्होंने उसको पहले दिन से ही कामयाब होके भी दिखाया। तो ये उनकी आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो क्षमता थी वो बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही बड़ी थी। आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिली, आपका संघर्ष क्या था? मतलब आज जिस एम्पायर पे हम खड़े हैं, या आपके संघर्ष का नतीजा है, पिताजी के नतीजा है, या आप भी नेपोटिज्म वाला प्रोडक्ट हैं, क्या है इसमें? थोड़ा अपना बताइए कहानी। नहीं, देखिए, मैं इस मामले में तो खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे फादर साहब ने बिजनेस शुरू किया था मिठाई का, तो लेकिन उसको डाइवर्सिफाई करने में मेरा रोल जरूर रहा है, कि मिठाई से हम ऑटोमोबाइल डीलरशिप, बजाज में, मारुति में डाइवर्सिफाई हुए। तो वो मैंने फैमिली से लड़के किया, फैमिली तैयार नहीं थी। मैं अच्छा स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन में कॉलेज में जाना चाहता था, वो मुझे फैमिली भेजने के लिए तैयार नहीं थी, वो मैं लड़के गया हूँ। कितने कितने परसेंट आपके मार्क्स है 12th में? मैं 10th के बाद जाया करते थे उस ज़माने में, तो 10th में मैं पूरे पंजाब के 3 लाख स्टूडेंट्स में 20वें नंबर पे था। ओके, ग्रेट। हाँ, तो मार्क्स तो 87-89% थे, समथिंग लाइक। यानी आपके बच्चे जो आपके बच्चे हैं वो शिकायत नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, उस मामले में तो नहीं करेंगे। ये बजाज वाली भी एक सर कहानी सुनी थी हमने कि इनिशियली शायद मना कर दिया गया था। हाँ, ऐसे था जी, हम लोग क्योंकि मिठाई का, हलवाई का धंधा करते थे, तो मुझे लगी एक अपॉर्चुनिटी आई है बजाज की डीलरशिप लेने की। तो मैंने अपने मिठाई का कोई लेटर हेड तो होता नहीं था, एक लेटर हेड छपवाया, वो बना के उस पर अप्लाई कर दिया। तो ये बात पता लगी कि जब वहाँ के जीएम साहब के पास गया तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन उठा के ऐसे फेंकी कि बजाज के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब लड्डू पेड़े वाले अप्लाई करने लग गए हैं। तो ये उनका पहला कमेंट था और हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। समहाउ हमें पता लगा, हमने दोबारा अप्रोच किया किसी के थ्रू, वो आए, विजिट किया, देखा, उनको हमारा पसंद आया, और अल्टीमेट मिस्टर राहुल बजाज जी ने इंटरव्यू लिया, और उन्होंने 60 एप्लीकेंट्स में जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल डीलर थे छोड़ के उन्होंने हमें डीलरशिप दी। तो फिर राहुल बजाज को आपने कैसे मनाया कि मिठाई लड्डू पेड़े वाला मान जाए? उसमें शायद उनको हमारी कई बातें पसंद आई होंगी, लेकिन उसमें 2 बातें मुझे ध्यान आती हैं। एक तो उन्होंने पूछा, उस टाइम 2 व्हीलर बिकते थे, 3 व्हीलर उनके नहीं बिका करते थे। स्कूटर बिकते थे, 3 व्हीलर नहीं बिका करते थे। तो उन्होंने बोला, ये आप कैसे बेचोगे?
तो फिर नुकसान होगा आपको ये। तो मैंने उनको कहा जी हम जब मिठाई बेचते हैं तो उसमें एक समोसा बेचते हैं, वो उस ज़माने में शायद 50 पैसे का था, कि वो 50 पैसे का होता है, पूरा दिन लगे रहते हैं, 200-500 बेचते हैं तो 200-250 रुपये इकट्ठा होता है, और वो लॉस में बेचते हैं हम लोग। पर वो क्यों बेचते हैं कि उसकी वजह से कस्टमर वॉक इन करता है और वो 2 चीज़ें और ले जाता है, उसमें हम पैसा बना लेते हैं। तो ऐसे ही 3 व्हीलर है, हम इसको नुकसान में भी बेच लेंगे, बेटर प्रमोशंस करेंगे, बेटर अच्छी सर्विस देंगे, तो कस्टमर आएगा, वो आज 3 व्हीलर लेगा, कल 2 व्हीलर भी लेगा। तो एक तो शायद बात उनको ये पसंद आई। दूसरा फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक दुविधा है कि मैं किसी और को पहले हाँ कर चुका हूँ, वो बहुत बड़े डीलर थे उस टाइम, और मैं यदि आपको देता हूँ तो ये तीसरी होगी, क्योंकि एक पहले भी था, एक पहले एक मैं कमिट कर चुका हूँ, मैं दूंगा आपको, तीसरी होगी, तो आप तीसरी लेंगे? तो जनरली आदमी सोचता है कंपटीशन होगा, ये होगा वो होगा, तो हमें तो धुन थी, हमने कहा जी आप हमें चौथी दीजिए, हम वो भी लेंगे, और हम अपनी पहचान अलग से बना के दिखाएंगे, और आपके पास मैं 2 साल के बाद फिर आऊँगा और फिर आपसे लुधियाना की डीलरशिप मांगूंगा, ये जलंधर की है, वो लुधियाना की मांगूंगा। तो आई थिंक ही फेल्ट इम्प्रेस्ड एंड और उन्होंने हमें दे दी। गजब, कहानी अच्छी है। अच्छा, आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एक तो पहले सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये लवली नाम क्यों है? क्योंकि मतलब बुरा मत मानेगा, हमसे भी कई लोगों ने कहा कि थोड़ा अलग सा नाम है। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं कि बहुत सीरियसनेस आती है। ये बड़ा प्यारा सा नाम है, ऐसा लगता है कोई अपनी प्यार से अपनी बीवी को या किसी को नाम दे दिया कि लवली, किसी के नाम पर रखा है, क्या है ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहानी? और कभी किसी ने आपसे कहा कि यार लवली का नाम चेंज कर दो? देखिए जो लवली था वो हमारा बिजनेस ब्रांड था, लवली स्वीट्स, लवली स्वीट से लवली ऑटोज बना। फिर जब एजुकेशन में हम आए 2001 में, तो हमें समझ आई कि लवली एजुकेशन के लिए सही नाम नहीं है, तो हमने नाम बदल दिया, हमने रखा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। शुरू किया, उस टाइम काफ़ी इंस्टीट्यूशंस आ रहे थे एक साथ, तो हम भी उनमें से एक हो गए। हमारे एडमिशन ना हो, एक हफ्ता हम ऐसे ही संघर्ष करते रहे, ऐड दें ये कुछ ना हो। फिर एक बार फ्रस्ट्रेशन, हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रमोटेड बाय लवली ग्रुप ट्राई करके देखते हैं। वो हमने ऐड दिया, हमारा आधा दिन में सारी सीट्स भर गई। तो फिर हमने आगे रेगुलेटरी बॉडीज़ को जाके अगले साल नाम चेंज कराया, लवली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें भी 2 सवाल है। पहला, पिताजी ने लवली मिठाई की शॉप रखा था, क्यों रखा था? वो एक अलग स्टोरी है वो उनकी स्टोरी है कि वो जब नाम सोच रहे थे क्या रखा जाए, तो हम पुराने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे मेरे फादर साहब, तो वो एक जनरल साहब के पास गए जो उनके पुराने मित्र थे या शुभचिंतक थे, जनरल चौधरी। तो उन्होंने पूछा मैं क्या नाम रखूं, तो बाई चांस शायद उनकी पोती गुजर रही थी वहाँ से, तो उन्होंने उसको रूटीन में पुकारा लवली। तो फिर उन्होंने बोला मेरे फादर साहब को कि आप लवली रख लीजिए, तो वहाँ से वो नाम पड़ा। पक्का यही स्टोरी ना सर? बिल्कुल यही है जी। अच्छा, कभी किसी ने आपसे कहा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दो यार, और मतलब थोड़ा नॉन सीरियस है, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने या किसी बड़े व्यक्ति ने कभी? क्योंकि लोग कई बार थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत लोगों ने कहा, इवन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा पंजाब के, जब हम सीएम साहब ने कहा, कैप्टन साहब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, कि आप ये क्या कर रहे हो, नाम डिफरेंट रखो, तो पर उन्होंने हमारी बात मान ली। लेकिन जब बन गई तो मुझे ध्यान है कि एक बार श्री अरुण जेटली जी, जब वो वित्त मंत्री थे, हमारे कैंपस में आए, बड़ा देखा, बहुत इम्प्रेस हुए, तो एंड में जाते हुए मुझे बोले अशोक ये नाम ठीक नहीं है, बदली करो। तो फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, मुझे अभी तक याद है कि उनके कोई मित्र थे, उनके पोता ने शायद लॉ फर्म खोली गुड़गांव में, और नाम रखा रमेश्वर दास प्रहलाद चंद। तो जेटली साहब बोलते, मैंने उसको बोला कि यार आपके परिवार में मैं सबको जानता हूँ, आपके फादर साहब को, आपके दादाजी को भी, आपके परदादा जी का नाम भी मैं जानता हूँ, ये आपने नाम कैसे रखा? ये तो कोई भी नहीं आपके इस नाम का। वो बोलते इसीलिए रखा कि ऐसे नाम हो तो लोगों को लगता है लॉ फर्म बहुत पुरानी चली आ रही है और हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि एक वो सोच, एक आपकी सोच, कितना फ़र्क है, तो इसको आप बदली करें। तो खैर हमारी कुछ मजबूरियां थी कि बाय लॉ बनती है, बदली कराना एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता है,
और कि हमें लगता था कि लवली हमारे लिए एक लकी हुई है। लकी नेम है और पब्लिक को भी एक्सेप्टेंस आ गई है, तो हमने नहीं बदली किया। बट तो अगली यूनिवर्सिटी लकी या रोजी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो हमारी को ब्रांड नेम नहीं है। मैंने सुना कहीं पर कि 1999 तक पंजाब में इतना यूनिवर्सिटी का प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज का प्रचलन नहीं था। इज इट ट्रू? 90 पंजाब में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज का प्रचलन बहुत नहीं था। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर, सेक्टर में पंजाब में प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन में काफ़ी लेट आया है, तकरीबन 97 के बाद आया है ये, और फिर 2001 से एकदम ग्रो किया, जिसमें हम भी आए 2001 में। तो 2005 में आपने स्टार्ट किया। 2001 में हम कॉलेज बने और एफिलेटेड टू सम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और 2006 में हम लोग यूनिवर्सिटी बने बाय स्टेट लॉ। तो अभी जब हम और आप 2025 में बैठे हैं तो इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी जो ये कैंपस में जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसमें 40,000 बच्चा पढ़ता है और 25,000 हमारे हॉस्टल के अंदर रहता है। जैसे जो हमने गिना उससे 5,000 बढ़ गए। जब हम डेटा निकाले तो 35,000 हमारे पास हाँ, थे। वो थोड़ा पुराना डेटा होगा शायद जो आपने देखा। कितने देशों के बच्चे हैं? तकरीबन 50 देशों के बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा किस देश से बच्चे आते हैं यहाँ पर? इंडिया के बताओ, अगर अलावा सोचना हो तो। इंडिया के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से सबसे बच्चा आता है हमें, फिर अफ्रीकन कंट्री से आता है। यदि नंबर 1 में लेंगे तो मेरे ख्याल भूटान, नेपाल, श्रीलंका ही आएंगे, जिनमें 500 से ऊपर बच्चा है हर कंट्री का। सुपर सुपर। अब जब क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी इतनी चल रही है, आप कह रहे हो 40,000 से ऊपर बच्चे हैं और आपकी एक लेगेसी क्रिएट हो गई है, लवली भी अब ब्रांड बन गया है, LPU। हाउ यू सी सक्सेस नाउ? देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करें और ख़ासतौर पे क्योंकि मैं अपना ज़्यादा समय यहीं लगाता हूँ, सक्सेस जो मुझे लगता है आज के दिन मेरे लिए ये है कि यदि मैं किसी बच्चे को देखूं और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या कुछ और वजह से, उसको प्रभु ने आज मुझे ये मौका दिया है, ये कैपेसिटी दी है कि मैं उसको शिक्षा दे के उसकी लाइफ को सुधारने का प्रयत्न कर सकूं। मतलब कैसे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो पैसा लेती हैं, आप कह रहे हो? नहीं, देखो, बिल्कुल लेते हैं। हमारे पास फीस, स्टूडेंट की फीस ही हमारे पास रेवेन्यू सोर्स है, बाकी तो कोई है नहीं। सरकार तो हमें देती नहीं है कोई भी, तो उसके बिना तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, जो बच्चे डिजर्विंग हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पा रहे और जेन्युइनली डिजर्विंग है, उनकी तो मदद कर सकते हैं, उनकी लाइफ सुधारने की तो कोशिश कर सकते हैं, और वो हम करते हैं। LPU में कोई बच्चा है जो फ्री में पढ़ रहा है? काफ़ी हंड्रेड्स में होंगे फ्री में पढ़ा रहे हो? स्पोर्ट्स के बच्चे 700-800 बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, रह रहा है, फूड भी है, इक्विपमेंट भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं। ऐसे ही एकेडमिक साइड्स पे भी जो बच्चे अच्छे बोर्ड टॉपर होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स का इशू है, तो हम उनको फुल। तो जैसे मान लो कोई बच्चा आपको दिख रहा हो अभी और बहुत टैलेंटेड हो, किसी में स्किल अच्छी हो, बिल्कुल करते हैं। तो कैसे उसको मौका मिल सकता है कि नहीं, उसके पैसे नहीं है? हाँ, हमारी तो लगातार एडवर्टाइजमेंट्स में या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या हम अनाउंस करते रहते हैं अलग अलग तरीके से, और काफ़ी बच्चा आता है हमारे पास इस तरीके से। लोग कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, वही मैंने बोला जी, हम कुछ तो अफोर्ड कर सकते हैं, सभी को तो मैं नहीं कर सकता, ट्रू। लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के। अगर सभी को अफोर्ड करोगे तो फिर आपको अफोर्ड कौन करेगा? हमें कौन अफोर्ड करेगा? हमें सरकार तो करेगी नहीं। अब तो आप भी सरकार का हिस्सा हो। सरकार का हिस्सा तो हम टेक्निकली नहीं है, मैं तो सांसद हूँ। ठीक है, सरकार तो पंजाब सरकार से टेक्निकली डायरेक्टली हमारा ऐसा नहीं होता, और हो भी, मान लो किसी और का हो भी सकता है, हो भी तो सरकार को किसी को फंड करती है तो उनके अपने मापदंड है, वो मुझे तो नहीं करेगी, सरकारी यूनिवर्सिटी को करेगी, सरकारी कॉलेजेस को करेगी। नेता क्यों बनने आप? और सीरियस नेता हो कि नॉन सीरियस नेता हो आप? क्योंकि एक परसेप्शन होता है, कोई आदमी बड़ा बन जाता है, फिर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा भेज देती है। अब जनता के मन में यही थॉट आता है कि भाई ये बड़ा आदमी है इसलिए इसको भेज दिया, हो सकता है कुछ काम आ जाए, हो सकता है पैसा मिल जाए, एक परसेप्शन ही होता है। तो ऐसे जाने वालों को जनता नॉन सीरियस देखती है। आर यू अ सीरियस पॉलिटिशियन और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे, है ना, हाँ, या आप किसी से पूछेंगे एक क्वेश्चन, वो तो यही बोलेगा मैं सीरियस हूँ। तो कैसे? मैं उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना। छोड़ेंगे तो आप नहीं है। देखिए, पहले तो आपका क्वेश्चन था कि बने क्यों, हाँ, क्यों पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में क्यों है। देखिए,
इसलिए कि लाइफ का पड़ाव होता है। कोई परेशान ना करे। हाँ, ये बात भी सही है कि नेता बन गए तो कम से कम नेता तो परेशान करना आपको बंद कर देंगे। ये तो ये मजाक मजाक में आपने गहरी बात कही है, सच बात है वैसे ये। नहीं, सच बात है। हाँ सही बात है। मैंने मजाक में नहीं बोली, सीरियसनेस में बोली। एक फर्क पड़ता है जी, डेफिनेटली पड़ता है, पर आजकल उल्टा भी है। पॉलिटिक्स में इतना ईमानदारी से नहीं बोलते सर। अच्छा, तो मैं उस लेवल का पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी को छोड़ पाऊँ। हाँ देखिए, लाइफ की जर्नी होती है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि मैं हलवाई था, हलवाई से ऑटोमोबाइल डीलरशिप, एजुकेशन में भी चलो यूनिवर्सिटी बन गई। अब उसके बाद क्या हम्म, कि प्रभु ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आपने, यदि मेरे यहाँ 40,000 बच्चा है रेगुलर, 50 से 60 हज़ार डिस्टेंस एंड ऑनलाइन का, तकरीबन 1 लाख बच्चा है, तो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की प्रभु ने थोड़ी सी हमें क्षमता दी है और कर भी रहे हैं पॉजिटिव वे से। लेकिन यदि आपने ज़्यादा की लाइफ इन्फ्लुएंस करनी हो, पूरे स्टेट के बच्चों की करनी हो, पूरे देश के बच्चों की करनी हो, या देश के और सेगमेंट्स हैं, बुजुर्गों की, किसानों की, मजदूरों की, बिजनेसमैन की, दुकानदारों की करनी हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स को हम बुरा मानते हैं कि पॉलिटिक्स मीन्स गलत गलत गलत। यदि सभी लोग ये सोचने लग गए कि पॉलिटिक्स गलत है, तो उसमें कौन जाएगा? अच्छे लोग नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, तो बुरे लोग जाएंगे। पढ़े लिखे, जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपने अच्छा किया, आपके 50,000 बच्चे यहाँ पर हैं, आप पॉलिटिक्स में आए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई आपके काम की वजह से। क्या आपने किया पॉलिटिक्स में जिससे लोग ये माने कि पढ़े लिखे लोग आते हैं तो कुछ इम्प्रेशन पड़ता है, या क्या आपके मन में है कि ये करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स में जहाँ तक आप मेरे बारे में पूछना चाहेंगे, पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है भारत का भी, पूरे हर देशों में पार्लियामेंट या जो भी मेन उनकी असेंबली रहती है, जिसमें आप सरकार को अपनी बात कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो जब आप सांसद के तौर पे एक बात सरकार को कहते हैं या अपने बाकी साथियों को कहते हैं, तो वो आमतौर पे ज़्यादा सीरियसली ली जाती है और सरकार को उस बात पर जवाब भी देना होता है। तो आप चांसेस हैं, आप जो सरकार की पॉलिसीज़ बनने हैं, लॉ बनने हैं और चीज़ें बननी हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकें पॉजिटिव तरीके से। तो वो काम मैं बखूबी करने की कोशिश करता हूँ। क्या किया आपने राज्यसभा सांसद के तौर पर? कौन सा मुद्दा उठाया आपने जो आपको लगता है कि ये मैंने जनता का मुद्दा उठाया? देखो पढ़े लिखे लोग आते तो ऐसा होता है। नहीं, मैं एक बात थोड़ी करेक्ट करना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग आएंगे ऐसा होगा, ये तो एक पार्ट है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते लेकिन देश के लिए करना चाहते हैं, वो भी अच्छा करते हैं लाइफ में, और पॉलिटिक्स में भी, हर जगह करते हैं, पॉलिटिक्स में भी करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था। मेरे ख्याल कोई, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है पार्लियामेंट में, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, शायद कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो मैंने 3 साल में ना उठाया हो। कल ही मैंने रेलवे पे मुद्दा उठाया, उससे पहले जो बाहर के लोग आते हैं, गलत तरीके से इमिग्रेशन करते हैं, वो मुद्दा उठाया, फाइनेंस पे मुद्दा उठाया, इंश्योरेंस पे उठाया, बैंकिंग पे उठाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे उठाया, मजदूरों पे उठाया, दुकानदारों पे उठाया, डिफेंस पर उठाया, इंटरनेशनल रिलेशंस पर उठाया। मेरे ख्याल कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं होगा हमारी सोसाइटी का, हमारी गवर्नेंस का, जिस पे मैंने। राघव चड्ढा ने एविएशन उठाया था, आपने रेलवे उठाया। रेलवे में क्या उठाया आपने? क्योंकि चड्ढा जी का तो हमको याद है, उन्होंने कहा भाई साहब थोड़े सस्ती करवाइए, चाय कॉफ़ी बड़ी महंगी मिलती है एयरपोर्ट पे। यदि आप सस्ती महंगी की बात करेंगे तो जो मैंने कल एक बात बोली है कि यदि आज मैं मुंबई की रेलवे की टिकट बुक कराता हूँ राजधानी में, तो वो 4300 रुपये की आती है, और मैं एयर की टिकट बुक कराता हूँ तो वो 4200 रुपये की है, और यदि मैं राजधानी फर्स्ट क्लास की कराता हूँ तो वो 5500 रुपये की है। मीन्स एयर सस्ता है और ट्रेन महंगी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो जो कीमत की बात तो करें तो ये है। फिर मैंने मुद्दा उठाया कि जितनी बड़ी राजधानी ट्रेन है उससे बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है। फिर मैंने मुद्दा उठाया कि हमें
जो रेलवे की बुकिंग करानी होती है ना, उसमें बुकिंग कराना शायद मुश्किल होगा, जेई का एग्ज़ाम पास करना आसान होगा, क्योंकि मंत्री जी हमारे जो वैष्णव साहब हैं वो आईआईटी पास आउट भी हैं और आईएएस भी हैं। तो उनसे मौज काट लिया आपने। तो नहीं, मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की, मंत्री जी आपने शायद जेई में इतनी मेहनत नहीं करनी की होगी जितना एक टिकट बुक कराने के लिए करनी पड़ती है लोगों को आज भी। नहीं, दैट्स ट्रू। मतलब दैट इज वेरी स्ट्रेंज, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आज भी इतनी हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? व्हाई कांट वी सिंपलीफाई? सुबह हैक, वो 10 मिनट जो खुलता है वो हैक होता है, नहीं दलाल लोग उस पे बुक कर देते हैं, यही होता है सर। नहीं, मैंने तो ये बोला उनको कि किसी हैकर की हिम्मत ही नहीं है इसको हैक करे। नहीं, रेलवे की वेबसाइट अगर आप सुबह तत्काल करते हैं तो रुक जाती है, स्लो आती है। एजेंट हैक कर हाँ, सकते हैं, एजेंट हैक करता है। पर हैकर हैक नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि वो इतनी खतरनाक है एंटर करना ही। हैकर कहेगा मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। मतलब कुछ उसमें कुछ टेक्निकल लोचा होता है जिससे आम आदमी का टिकट नहीं होता 10 मिनट तक, फिर जब सारी सीट्स गायब आती है तो वेबसाइट नॉर्मल चले। हाँ, मैंने यही बोला कि इतनी बार सेंसेक्स क्रैश नहीं होता जितनी बार आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो क्या कहा उन्होंने, कुछ कहा आपसे? अभी जवाब देंगे मंडे को वो, आई होप। नाराज तो नहीं हुए आपसे वो कि आपने इतने मजे मुझे ले लिए? लगता है वैष्णव जी बहुत मैच्योर मंत्री हैं हम्म, और वो जनता की भावनाओं को समझते हैं, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपने जिम्मेवारी के तौर पे, तो वो समझेंगे इस बात को और इम्प्रूव करेंगे, जो मैं समझता हूँ। और मैंने और भी चीज़ देखी है, जैसे आपने बोला कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। कुछ टाइम पहले मैंने एक मुद्दा उठाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि एक आदमी को 20 साल 30 साल 40 साल के संघर्ष के बाद जाके न्याय मिलता है सुप्रीम कोर्ट से कि ये इसकी लैंड एग्जाम्पल के तौर पे ये दिलवा दो, लेकिन फिर भी नहीं दी जाती। मान ली सरकार ने देनी है वापस, वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चल पड़ता है, वो फिर अगले 2 साल 5 साल उसी में लगा रहता है। तो ये, और सरकारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आमतौर पे सरकार के खिलाफ ज़्यादा होती है, तो ये तो ठीक नहीं है, तो इस पर कुछ किया जाए। तो मुझे मंत्री लॉ मिनिस्टर साहब का लेटर मिला और उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए सभी मंत्रालयों के डिपार्टमेंट्स को आदेश जारी किया कि कोई भी केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना जाने दिया जाए। जो भी कोर्ट ने यदि फैसला दे दिया है और आप फाइनल फैसला है वो, तो उसको लागू किया जाए। तो इस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स में असली लड़ाई होती है जनता के बीच वाली। लोकसभा विधानसभा का ही मन है या राज्यसभा? नहीं, हम वहाँ भी पूरी लड़ाई होती है, क्यों नहीं होगी? मन है कि जनता के बीच में जाएंगे, अपना आइडिया रखेंगे? अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं, यदि देखिए क्योंकि रियल पॉलिटिक्स तो वही है, असली खेल, रियल असली दंगल पॉलिटिक्स तो वही है। असली दंगल तो जनता में जाके लड़ने हाँ। का ही है। आज आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, बाकी लाइफ बदलती है। आप कल क्या सोचते हैं, आपकी भावनाएं हैं मन में ऐसी? वही मैंने बोला ना, लाइफ बदलती है। हम्म, आप आगे क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, आज एकदम पूछेंगे तो मैं ना करूँगा, पर टाइम बदलता अपनी है। बकेट आज लिस्ट। से हो सकता है 5 साल पहले मैंने राज्यसभा में जाने का भी ना सोचा हो, हम्म, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हो आम हो आदमी गया। पार्टी ने आपको क्यों राज्यसभा भेजा? ये तो ज़्यादा वो बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं पंजाब में हूँ और आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें एक साथ आ गई। हम्म, 21 मार्च को फैसला आया, 22 को रिजल्ट डिक्लेयर हुए और 11 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुए और 21 मार्च को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की राज्यसभा की। हम्म, तो वो लोग अच्छे जो भी ढूंढ रहे थे हर सेगमेंट के लोगों को कि एक स्पोर्ट्स से ले लिया जाए, एक सोशल कॉज से ले लिया जाए, ऐसे अलग अलग सेगमेंट से, तो वो शायद एक एजुकेशन से भी ढूंढ रहे थे। और नेचुरली क्योंकि पंजाब में इलेक्शन लड़ रही थी, जान पहचान तो आपकी सभी पार्टियों से रहती है, तो उनसे भी थी मेरी जान पहचान। फिर उनको शायद ये लगा होगा कि मैं उनके इस कार्य में फिट बैठता हूँ कि मैं एजुकेशन सेक्टर से भी हूँ, तो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अच्छा है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, यूथ में। हम हलवाई भी हैं और मेरे ब्रदर पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, तो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी अच्छा है। जैसे हलवाई मीठा बनाते हैं, मीठे में दम बहुत होता है, तो कुछ देखिए ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन जनता में है राज्यसभा को लेकर कि बड़ा आदमी राज्यसभा आता है तो उससे कुछ मीठा मान ले आता है। देखो, परसेप्शन तो कुछ भी हो सकता है, पर इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई ना है जी, ना ही थी। हमारे 7 सांसद गए हैं एक साथ, जैसे मैंने बताया, 7 मेरिट पर गए हैं। हाँ, ये तो आपने बताया। हरभजन सिंह का भी नाम मेरे दिमाग में खट से आ गया। हरभजन जी है, बाबे सिच्चावाल जी है, सानी साहब थे, पाठक थे, राघव जी थे, तो सभी
अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे और उन्होंने हर फील्ड का डिवाइड करके लिया है। और आप देखेंगे संसद में कि ओपोजिशन में हम 10 हैं और किसी पार्टी के पास 30 भी हैं, 14 भी हैं, 11 भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दे कौन उठाता है? वो आम आदमी पार्टी के सांसद ही उठाते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ इम्प्रेसिव कौन बात करता है? आम आदमी पार्टी के सांसद ही करते हैं। और उठा के बाहर कौन फेंके आते हैं? वो अलग बात है। जब आप कुछ करोगे तो ये रिएक्शन हो सकता है। हाँ, तो होता है। मुझे संजय सिंह जी की आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है कि जो वो कहते हैं, राघव का जैसे मैंने जिक्र किया, हाँ जी, हाँ जी। ये सारे विषय सुनाई पड़े हैं। और हर मुद्दे पे हमारे सारे संसद उठाते हैं और जोश शोर से उठाते हैं। और इस मामले में ट्रेजरी बेंच भी तारीफ करता है कि आम आदमी पार्टी के सांसद दम रखते हैं बात करने का और अच्छी बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। मोदी जी से मिलो? देखो, देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो नेचुरली उनसे मिलने की कोशिश तो करते हैं और मैं मिला भी हूँ। हाउ यू सीन नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर? पहली बात तो ये कि 2019 में मोदी जी इसी कैंपस में आए थे। ओके। शायद एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी जिसमें मोदी जी आए हैं अभी तक। और जब वो आए, ये बात मुझे बाद में बताएगी, तो वो आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जाएं ना जाएं, क्या है, लवली नाम है, जो मुझे बाद में बताएगा ये सारा कुछ। लेकिन आए वो और अच्छा उन्होंने समय व्यतीत किया। पूरा बढ़िया भाषण दिया। इंडियन साइंस कांग्रेस की इनॉग्रेशन थी और वो इतने खुश हुए यहाँ पर आके। जब उन्होंने आके देखा, ये भी बाद में बताया गया कि देन ही वाज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड कि ऐसा इंडियन साइंस कांग्रेस शायद उन्होंने बाकी किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा था और इतना अच्छा कैंपस भी शायद नहीं देखा था उन्होंने। और इतने इम्प्रेस हुए कि वो देश को एक नया नारा देके गए यहाँ से। जैसे कि हम जानते हैं, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वाजपेयी साहब ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा और मोदी जी ने हमारे कैंपस में जय अनुसंधान जोड़ा। ओके। तो देश को आज तक एक ही नारा दिया भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने मिलके, एक ही, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और तीसरा पार्ट है जो वो इस प्रांगण में माननीय मोदी जी ने जोड़ा। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए या एलपीयू के लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो तो सकती। जब राज्यसभा में आप लोग उनके खिलाफ दहाड़ते हो, लड़ाई करते हो, तो मोदी जी घूरते नहीं कभी ऐसे देखिए, कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में? वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उनके लिए हम लोगों का या किसी का भी बोलना बहुत छोटी बात है। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम कोई भी बात करते हैं और लॉजिक से करते हैं, डाटा के साथ करते हैं, तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। जैसे मैंने बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, या और भी चीज़ें, मैंने कई मुद्दे उठाए जिसमें तकरीबन 25% चीज़ों पे सरकार ने संज्ञान लिया और उनको हल किया। तो वो क्यों नाराज होंगे ना। So you have met him personally and professionally दोनों? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो फिर जीत कर आए हैं तीसरी बार। जी जी। ठीक है, आप अपोजिशन में हो, उनके विरोधी हो, बट आप क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हो, आप आपने देखा उनकी जर्नी, आप कॉलेज आए, आपको क्या लगता है क्या उनमें एक्स फैक्टर है जो बार बार वो निकल जा रहे हैं, जीत जा रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर तीसरे टाइम तक लोग फेड हो जाते हैं। देखिए, ये तो कुछ तो बेहतर करते होंगे कि वो तीसरी बार चुने गए हैं, वो जनता ने चुना है, तो वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चुन के बने हैं, तो कुछ तो बेहतर करते होंगे या जनता उनको समर्थन देती है, तो कुछ तो उनमें है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पर कहूँ तो मुझे याद है जब मैं अपने परिवार सहित उनसे मिलने गया हूँ, तो मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था, मेरी बिटिया थी, मेरे सन इन लॉ थे। तो जैसे हम एंटर किए उनसे मिलने के लिए, वो एकदम खड़े हो गए। देश का प्रधानमंत्री आपके परिवार को ग्रीट करने के लिए खड़ा हो, अब इससे ज़्यादा नम्रता क्या होगी। और उन्होंने हम सबको इतना कंफर्टेबल फील कराया और ऐसे जोक्स क्रैक किए उन्होंने। मतलब हम प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में भी सुनते हैं, मौका मिलता है बाहर भी देखते हैं, कि वो इतने जुबिलेंट होंगे, ये आप इमेजिन नहीं करते रूटीन में।
बैठे, जैसे मेरी बिटिया से पूछा आप कहाँ पढ़े हो, उसने बताया NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। मेरे सन इन लॉ से पूछा आप कहाँ पढ़े हो, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। फिर बोलते अच्छा आपका सेम बैच था, तो हाँ जी सेम बैच था। तो अच्छा मतलब ऐसे मजाक में और बड़े प्यार से देखते हुए कि अच्छा मतलब आपकी फिर वहीं दोस्ती हुई होगी। तो वो जो सही भी था। तो नफ्स पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, और फिर फर्दर कंफर्ट किया उन्होंने, कंफर्टेबल किया मैं कि मैं भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जाके कुछ टाइम पढ़ा था। तो मतलब ही वाज सो नाइस, काइंड एंड जुबिलेंट। तो यही कला है मोदी जी में कि अपोजिशन वालों को खट से पकड़ लेते हो। मुझे लगता है दिलजीत के साथ देखा था आपने वो टेबल पे ऐसे सैफ अली खान को बुला लिया, आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आपको भी देखिए इम्प्रेस कर दिया। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होंगे जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो नहीं बट ये कला उनके अंदर है कि विरोधियों को अपना बना लेते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री है। विरोधी तो देखिए, मैं तो किसी का विरोधी नहीं हूँ। यदि कोई बात अच्छी है तो मैं तारीफ करता हूँ, बुरी है तो मैं बोलता हूँ, संसद में भी संसद से बाहर भी। और हमारी पार्टी भी इस बात को अप्रिशिएट करती है कि आप सही बात रखिए। हम सभी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो सरकार में हम ओपोजिशन में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम देश के विरुद्ध चल रहे हैं, हम विरुद्ध चल रहे हैं, वो विरुद्ध चल रहे हैं। ना सरकार विरुद्ध चलेगी ना हम लोग चलेंगे। हम मिलके देश के लिए काम कर रहे हैं। वो तरीका अलग हो सकता है कि वो नीतियाँ रखते हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं, तो उनको मौका देते हैं उसको करेक्ट करने का, ठीक करने का, और वो करते भी हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं करेंगे बताइए मुझे? आप जो कह यदि वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं रहे और हम संसद में बोल रहे हैं या बाहर बोल रहे हैं और उनको समझ आता है यार ये बात तो ठीक कह रहा है, कोई भी, मैं या कोई भी, नहीं, हम भी खराब विषयों पर जमकर ठोक के बजाते हैं सरकार की, तो सवाल पूछते हैं तगड़े। उनको तो एक मौका मिल रहा है टू करेक्ट द सिचुएशन। उन्होंने दोबारा भी तो इलेक्शन जीतना है ना, ये तो नहीं कि आखिरी बार है। दोबारा वो तभी जीतेंगे कि जब नीतियाँ, उनकी पॉलिसीज, प्रोसेसेस, लॉ सही होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। तो उनको तो फीडबैक मिल रहा है टू करेक्ट इट, और क्यों नहीं अवेल करेंगे? कोई भी क्यों नहीं अवेल करेगा? हम भी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। यदि बच्चा कुछ हमारे खिलाफ बोल रहा है, पॉलिसीज़ के खिलाफ, तो हमारे लिए लर्निंग है वो, और हमको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे सरकार भी करती है। कोई भी, हम पंजाब सरकार में हमारी पार्टी की है, हम जनता से आलोचना सुनते हैं, उनको देखते हैं, और सरकार इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि आप जैसे हम दिल्ली में बैठ के सुनते तो हमको बड़ा ड्रग्स वक्त सुनाई पड़ता है कि नशा बड़ा कारोबार यहाँ बहुत फैला। आपकी यूनिवर्सिटी में भी सुनाई पड़ता है आपको आसपास इलाके में? क्योंकि जो समस्या होती है वो कॉमन होती है। देखिए, नशा जो है ना, वो किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं। मैं चलो फिर से मैं उसको इजी करता हूँ, मैं छोटा करता हूँ सवाल। एलपीयू में नशे की समस्या कभी सुनाई पड़ी? देखिए, मैं कहूँ 100% नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना पूरे स्ट्रॉन्ग वे से कह सकता हूँ, जो हमारा कैंपस है, कैंपस के अंदर ये समस्या निग्लिजिबल है। कैंपस के अंदर, बाहर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, ऐसा करते हो या बदनाम करने की कोशिश करते हो, वो हर जगह होता है, यहाँ भी होगा। ठीक है। लेकिन यदि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं या किसी और भी यूनिवर्सिटी की बात करें, IITs की बात करें, इवन स्कूल्स की बात करें, सब जगह नशा तो ठीक है। कम या ज़्यादा, लेकिन उसको कंट्रोल पे रखना और उसको फैलने ना देना, ये हमारी जिम्मेवारी है, और वो हम बखूबी निभा। ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी के लड़कों ने हमको सवाल भेजे थे, लवली प्रोफेशनल वालों ने। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, उनको भी पता लग गया आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट बन जाते लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, हाँ हाँ, तो एक कौन सा नियम होता जो बदल देते आप? मैं स्टूडेंट बन जाता तो कौन सा नियम बदलते? एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूँगा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, तंग करती है 75% अटेंडेंस। ये 75% क्यों अटेंडेंस लगाते हो आप लोग? डिबार्ट करके, जैसे कई कई लड़के लोग कहते हैं कि डिबार्ट कर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरो, बड़ा पैसा जाता है। एक बिल्डिंग और खड़ी हुआती है। ये हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर लड़के कहते हैं। ये वाई 75% अटेंडेंस? ये मेरा नॉर्म नहीं है, UGC का नॉर्म है। ये जो भारत सरकार की 17 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे मैंने भी अपने कॉलेज में डिबार्ट फॉर्म भरे, इसलिए ये दुख मेरा भी है। ये सभी उनके नॉर्म्स हैं, ये हमारे नॉर्म्स नहीं हैं ये। और एक बड़ी सिंपल सी बात है ना, स्टूडेंट हमें फीस क्यों देता है? पढ़ने के लिए, प्लेसमेंट पढ़ने के लिए। प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले तो पढ़ेगा तो प्लेसमेंट होगी, तभी होगी ना। तो वो जो पैसा दे रहा है मुझे, पढ़ने के लिए दे रहा है,
तो मैं उसको ये तो कह रहा हूँ पढ़ो आके। और मान लो उसकी कुछ बीमारी है, कुछ उसको घर जाना है, कुछ समस्या है, तो 25% छूट है उसमें ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 74.5 है तो भी डिवाइड कर दोगे? नहीं, देखिए उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ्लेक्सी सिस्टम है कि यदि बच्चा, हमें पता है इस बार इसके अटेंडेंस कम होगी, लेकिन अदरवाइज पिछले सालों में ठीक काम कर रहा था ये, तो हम उसको पिछले टाइम का बोनस दे देते हैं। तो वो टेक केयर करते हैं कि वही बच्चा फंसे जो जनरली मिसयूज कर रहा हो, हाँ, नॉट जनरली, स्ट्रांगली मिसयूज कर रहा हो, वही बच्चा फंसे, लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है उसको प्रॉब्लम ना आए। आप क्या टीचर से जुगाड़ उगाड़ लगे निकल जाते लड़के? ना, जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में करते थे, नहीं हमारे, टीचर को पटा के धीरे से नहीं हमारे यहाँ वो हो ही नहीं 69, सकता। 75 मिल जाता। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता वो कि जो हमारी अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर पे नहीं होती, ऑनलाइन। ऑनलाइन होती है और लाइव अपलोड होती है, और लाइव पूरी दुनिया को दिख रही होती है। ओके। लैपटॉप पे होती है और अपलोड होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी हमने एक एजुकेशन रेवोल्यूशन के नाम से एक शिक्षा में क्रांति लाने की मुहिम शुरू की है। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मान लीजिएगा मूक कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो कर लीजिए और हमारा एग्ज़ाम पास कर लीजिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट, तो हम आपको अटेंडेंस वो उतनी माफ़ कर देंगे। आप 6 महीना इंटर्नशिप पे चले जाएं, इंडस्ट्री में काम करें, लाइव काम करें, रियल लाइफ में काम करें, जो हम अरेंज करके देंगे आपको, और हम आपकी अटेंडेंस ऑफ कर देंगे, ताकि आप वहाँ जाके सीखें भी, रियल लाइफ में सीखें, किताबों में नहीं, लेबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में जाके सीखें, रियल इंडस्ट्री की वर्किंग करें, और वहाँ से भी इंटर्नशिप में उनको पैसा मिलता है, सैलरीज मिलती है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अमेज़ोन में गए हैं और जगह गए हैं, 1.25 लाख रुपये महीने का उनका सैलरी मिल रहा है आज के दिन, इंटर्नशिप मिल रही है स्टूडेंट के तौर पे। तो वो सीखे आप, और आपको अटेंडेंस वो रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि आपने वहाँ काम कर लिया। ऐसे ही यदि आप सेट फिल्म प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं और आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई या कुछ बनाई और आपने नेट पे डाली, उसमें आपने कोई कंपटीशन जीता, कोई हैकाथॉन जीता, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उसके बदले आपको हम ग्रेड भी बेहतर देंगे, आपको अटेंडेंस भी उतनी रिलैक्स हो जाएगी। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, हम उनको पैसा देते हैं कि ये लो 20,000 रुपये, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ओके। आप MBA में आए हैं, 2 साल के लिए मेरे पास है, आते हम देते हैं कि 2 साल जब आप पास आउट करने लगो, यदि आपने उस 20,000 को 1 लाख बना दिया तो आपको ग्रेड उस हिसाब से मिल जाएगा। वाई? क्योंकि जब उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उसको बढ़ाना है तो उन कंपनियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसको गेमिफाइड वे से लर्निंग करवा दी। मैं उसको कहूँ जी 10 कंपनियों के स्टडी करो, उसका एनालिसिस करके लाओ, ये उसका मन नहीं करेगा, उसको मन नहीं करेगा। इसमें उसको मजा आ रहा है, उसको मजा आ रहा है, साथ में पैसा फिर कमा वो रहा है, सीख भी गया, सीख भी आगे गया, और पैसा छापेगा। और छापेगा, और लाइफ के लिए उसको लर्निंग भी आ गई। नाइस, आई ऐसे लाइक ही- दिस आइडिया। ऐसे ही हर फील्ड में फैशन के बच्चे हैं, उनको कहते हैं अच्छा आप अपैरल्स गारमेंट्स बनाना चाहते हैं ना लाइफ में, तो आप गारमेंट्स बनाइए और उसको बेचिए मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, हमारी यूनिवर्सिटी में मॉल है, वहाँ हमने उनको शॉप दी है, वहाँ बेचिए, आप पैसा बनाइए। मीडिया वालों को, वो हमारा मीडिया क्षेत्र वालों को तो बहुत आसान है। मीडिया वालों में तो आप ब्लॉग्स लिखें, आप राइटअप लिखें, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, उसमें कितने व्यूज़ आते हैं आपके, उस व्यूज़ के बेस पे हम आपको इवेल्युएट करेंगे, ग्रेड देंगे, अटेंडेंस भी माफ़ कर देंगे उतनी। हमारे पास भेजिएगा, हम सवाल पूछना सिखाएंगे। बिल्कुल भेजते हैं आपको। तो ये हम एजुकेशन रेवोल्यूशन ला के गुड, इट्स गुड थिंग। कि बच्चों को, देखिए बच्चा यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहा है, वो एक डिग्री लेने नहीं आ रहा, ये बात हम सबको मालूम है, या मुझे तो मालूम है एटलीस्ट। हाँ, मतलब आज के टाइम में तो आप ये कैसे, एक जमाना था जब लोग केवल डिग्री जाते थे, लेकिन Now अब it's डिग्री more के लिए than नहीं degree. आते। Yeah, true. मेरे पास केरला का बच्चा आ रहा है, मेरे पास तमिलनाडु का बच्चा आ रहा है, आंध्र का आ रहा है, हिमाचल तो चलो नज़दीक हो गया, गुवाहाटी से बच्चा आ रहा है, विदेशों से आ रहे हैं। वहाँ कॉलेजेस कम है, बहुत है, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कम है, आसपास भरी पड़ी हैं। इतनी दूर से बच्चा 3,000 किलोमीटर सफ़र करके आए, हॉस्टल की फ़ीस भी दे, बाकी फ़ीस भी दे, ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च करे, क्यों करेगा वो? डिग्री के लिए नहीं। ठीक बात है। तो पड़ोस में भी मिल रही है उसको। वो इसीलिए आ रहा है मेरे पास कि वो करियर बनाना चाहता है,
और हम उसको करियर दे के भेजते हैं, ना कि डिग्री दे के भेजते हैं। डिग्री तो मिल ही जानी है। तो उसके लिए एजुकेशन हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग कभी तरीके आपको से लगता है develop कि अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटी क्रेज कम हो जाएगा, करते हैं। यदि हमने स्कूलिंग का क्रेज कम हो जाएगा? देखिए, जैसे एक जमाना था, लोग कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। अब कई लोग ये मानने लगे कि पढ़ाई से करियर उतना ग्रो नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप इजीली करियर बना लेते हो, या चीज़ें बदल रही हैं। कई लोगों का मानना है कि अब एजुकेशन जो है शायद वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। कॉलेज कल्चर, कैंपस कल्चर आने वाले टाइम में खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम कॉलेजेस ने, हम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को नहीं बदला, नए ज़माने के साथ नहीं बदला, तो ये बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। हमें भी बदलना होगा ना, हर चीज़ बदल रही है। कंप्यूटर पहले 286 होता था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस कंप्यूटर ने चंद्रमा पे लैंड करवा दिया था सैटेलाइट को, उससे 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में है। 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे है। तो चीज़ें इतनी बदल रही है, तो एजुकेशन में भी क्यों नहीं बदलेंगी ना, यहाँ भी बदलेंगी। तो क्या लगता है आपको, 10 साल बाद एजुकेशन क्या होगी? 10 साल, 20 साल मान लीजिए। जो 10 साल बाद भी, उसी की हमने एक्सपेरिमेंट अभी शुरू कर दिया है कि जो 10 साल बाद होनी चाहिए, हम आज शुरू करेंगे, 10 साल तक परफेक्शन उसमें क्या कर कर रहे हैं? पाएंगे। वही तो जैसे जानना मैंने आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा कैंपस में आए, नंबर 1 वो 100% बच्चे करियर लेके साथ जाए। नंबर 2, हम ये चाहते हैं जो बच्चा कैंपस में जब है, वो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहा है, वो स्टूडेंटशिप के दौरान ही उसको वापस मिले, उसकी कमाई करके वापस लेके जाए। जितना फीस में दे रहा है उससे भी ज़्यादा लेके जाए, कम से कम उतना ज़रूर लेके जाए। ये अच्छा है। हमारे पिताजी बहुत ताने मारे हमको कि तुम पे इतना पैसा खर्च कर दिए हैं। नहीं, उनका ठीक है अपनी जगह पर। तो उस तरीके से हम एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आज। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जितने मैंने फीस दी आपको 4 साल में, उतनी मैं लेके चले बहुत जाऊँ? मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे पहली बात तो इंटर्नशिप पे बच्चा कमा सकता है। जैसे मैंने बोला 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप है, और मेरी 1.25 लाख फीस है वो सेमेस्टर तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा ना सर। रेयर नहीं है जी, बहुत होते हैं। सिर्फ हमें उस तरीके से ओरिएंट करना। इंडस्ट्री को जरूरत है। एक बड़ी बात अच्छी हमारे देश में, हमारा देश में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन होने वाली है, सारा कुछ ग्रो कर रहा है। तो वो कौन चलाएगा? लोग ही चलाएंगे ना। यही जो स्टूडेंट्स निकल के जाएंगे वो लोग ही चलाएंगे। हमारे देश में जरूरत है, काबिल लोगों की जरूरत है, सिर्फ उनको सही तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। जैसे एक बीटेक का लड़का 10-12 लाख रुपए आपको 4 साल में देता होगा वो, या और फीस हाँ, शायद हो इतना ही देता था। 12-15 लाख, जो भी फीस हो आपके यहाँ की। कैसे उसे 15 लाख वापस कर दोगे आप? मैंने बोला ना 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप मिली बच्चे को, हम्म तो 1 साल में 15 लाख हो गया। सारे बच्चों को 1.25 लाख की इंटर्नशिप मिल सकती मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हाँ। बच्चे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेल कराते हैं बच्चों को। तकरीबन 10 कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चा पैसा बना सकता है। हम अपने अंदर भी जॉब देते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स देते हैं। फिर बच्चों को अलग अलग तरीके से कहते हैं आप मदद करें, आप हमारे लिए ब्लॉग लिखें, उसमें जितने व्यूज़ होंगे मैं पे करूँगा आपको उस हिसाब से। आप यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइनिंग करें, जैसे हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन डिज़ाइन करें, वील पे टू यू। मतलब हम डायरेक्टली, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली पे करते हैं। आने वाला टाइम यही है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आप हैकाथॉन्स होते हैं, वहाँ कंपटीशंस में बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड मनी मिलती है। फिर कंसल्टेंसी, अब आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, उनको हम जब स्टूडेंट होता है उसको अपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एलपीयू के अंदर भी देते हैं और बाहर भी दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें पैसा बनाओ। वो अपनी फीस बहुत आराम से निकाल सकता है बच्चा, यदि चाहे तो दिल से। फैशन का मैंने पहले एग्जांपल दिया, जर्नलिज्म में आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, और मैं उसको क्रेडिट भी दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है। आप किसी भी फील्ड का नाम लें, हर जगह ये पॉसिबल है। सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज़ को ओरिएंट करना है अपने आप को, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने मॉडल पेश किया है, और अभी जनवरी से ही किया, और 2 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं उसके, और मुझे लगता है मैच्योर होने में 1-1.5 साल लगेगा। ठीक है, मतलब लेकिन इस दिशा में आप सोच रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ सोच नहीं रहे, कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया आपने। एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सोचना तो अलग की बात है। स्टूडेंट्स को हम डिसीजन मेकर बना रहे हैं कि मान लीजिएगा इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लाने हैं जिसमें आप पैसा कमा सकते हो,
आप बताइए हमें, हम करिकुलम में उसी को इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप बताइए करिकुलम में आपको क्या पढ़ाएं, हमें पता है, वो हमने दे दिया आपको बना के, लेकिन आप इसमें चेंजेस क्या करने हैं वो बताइए। हाँ ठीक है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो वो तो है। मेरे जब लड़कों से मिलकर आप चल रहे हैं तो उनकी सोच से कदम ताल। तभी हम 20 साल बाद सर्वाइव कर पाएंगे, जो आपने बात की है ना। हाँ, वरना क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का एक एनवायरनमेंट होता है, बच्चे आपस में मिलते हैं, पीयर लर्निंग होती है, बाहर के लोग आते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो जो बच्चे को चीज़ लर्निंग मिलती है, अलग अलग मुल्क के बच्चे को रहना के साथ रहना सीखते हैं, अलग अलग प्रदेशों के बच्चे साथ रहते हैं, वो सीखते हैं। वो जो लर्निंग मिलती है वो लर्निंग तो रहेगी, वो ऑनलाइन मोड में नहीं आ सकते। ट्रू। हालांकि ऑनलाइन मोड में आपको बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड कैन डिलीवर ए लेक्चर, यू कैन हियर दैट, लेकिन ये चीज़ें नहीं आएंगी। अलोंग विद पैसा कमाने की कला हम देते हैं, हम देंगे और दे रहे हैं हम सक्सेसफुली। तो जो ऐसा करेंगे, जो मैं ये समझता अच्छी आपने कही कि बच्चे मिल सकते हैं। अब आपके कॉलेज के कुछ शरारती बच्चों ने एक सवाल लिख के भेजा हमें, हूँ, कहा सर से पूछिएगा कोई सीक्रेट स्पॉट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। ऐसे मुझे लगता खुल्लम है खुल्ला हमने- मिलने में दिक्कत होती है। हमने शायद इतने ज़्यादा कैमराज लगाए हुए हैं, तकरीबन 4,500-5,000, हम्म। तो शायद कोई सीक्रेट स्पॉट नहीं होगा। लेकिन मैं बच्चों को कहूँगा कि वो बताएं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट स्पॉट है, ताकि वहाँ भी मैं कैमरा लगा सकूँ। भाई लड़के लड़कियां जो आपस में कहीं कोना ढूंढ रहे हैं, प्लीज कमेंट करके सर को बताइए ताकि एक कैमरा और लगे। अरे हाँ, यहाँ पे सिंगल लड़के काम करेंगे सर वो ढूंढ ढूंढ के बताएंगे आपको कि ये चीज़ें रही। नहीं, हमारे बच्चे देखिए बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि छोड़िए ये हमारे किसी बच्चे का ये क्वेश्चन आपको आया होगा। बच्चों का छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिशियन बनने का क्या फ़ायदा है? सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि बाकी पॉलिटिशियन आपको तंग करना कम कर देते हैं। ओके ग्रेट, ये तो आपने कहा था। अच्छा, पॉलिटिक्स में लोग युवा कब तक रहते हैं? मुझे लगता है पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब तक आप पॉलिटिक्स में आप युवा रहते हैं। तो मित्तल जी अभी युवा पॉलिटिशियन है। वो तो है ही, अभी तो मैं 3 साल पुराना ही हूँ। मैंने तो पार्लियामेंट में ही बोला था कि मैं तो अभी इन्फेंसी में हूँ पॉलिटिक्स में। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये पॉलिटिक्स में लोग इतनी देर तक युवा कैसे रह लेते हैं, हमको थोड़ा समझाइए ना। जो जैसे मुझे क्रिकेट में 36 साल में बुजुर्ग हो आते हैं लोग। वहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिजिकल तो चाहिए ही, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ डोमिनेट करती है। युवा लोग ऐसे रहते हैं कि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं या जनता के लिए काम करते हैं, तो उनको हमेशा जागरूक रहना पड़ता है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल शायद जो हमारी फिजियोलॉजी भी है या एनाटॉमी भी है, वो भी यही कहती है कि अपने माइंड को आप जितना इस्तेमाल करते रहेंगे टू फेस न्यू चैलेंजेस, तो आप जवान रहेंगे, मतलब आपका माइंड भी जवान रहेगा। आप पॉलिटिशियन बन गए बच्चे वाले? नहीं, देखो ये तो जनता बताएगी हमको ना, लगा मैं- क्योंकि- जनता बताएगी कि मैं अच्छे वाला हूँ या अच्छे वाला नहीं नहीं हूँ। हमको, लेकिन ये मैं अपने को बुरे वाला नहीं बोलता हूँ। ये हमने देखा कि आपके मित्र जया बच्चन जी भी हैं, धनखड़ जी भी। हमने कहा अरे अगर दोनों साइड से इतने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं तो राजनेता तो आप बन गए हैं। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे देश के जितने बड़े नेता हैं और बहुत धनखड़ सीनियर जी ने नेता बड़ी हैं, तारीफ की थी आपकी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं। और हमने सुना और- जया बच्चन जी आई भी थी नहीं, जया बच्चन जी तो नहीं आई मेरे आपसे, कहीं मुलाकात की हमने, कहीं कहीं कुछ हमने सुना है, तस्वीरें कहीं देखी थी। पास। हाँ, नहीं, पार्लियामेंट में हम लोग साथ बैठते हैं, ऑलमोस्ट साथ नज़दीक बैठते हैं, तो बात होती है उनसे। तो दोनों से आपने गठबंधन बना रखा है। नहीं, मैंने सभी से गठबंधन बना रखा तो है। ये कैसे हो जाता है कि आप दोनों के साथ सरल सहज हो गए, लाइक दोनों साइड से? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आपको देश के लिए काम करना हो हम्म और अच्छा काम करने की आप कोशिश करते हैं, तो आपसे कोई क्यों नाराज होगा? कोई भी पॉलिटिशियन है, वो जूनियर है, सीनियर है, ट्रेजरी बेंच से है, ओपोजिशन से है, अल्टीमेटली हर कोई देश का भला चाहता है। ठीक। ठीक है, पर्सनल एम्बिशन हो सकती है कि मुझे चुनाव जीतना है, वो एक बात सब में कॉमन होगी, लेकिन देश तरक्की करे ये भी बात सबके लिए कॉमन है। और मैंने ये बात वहाँ महसूस किया, मैं बात वैसे नहीं कह रहा हूँ। शायद जब तक मैं नहीं गया था, मैं भी ये सोचता था लोग देश के लिए नहीं सोचते। आप ये कह रहे हो कि सारे पॉलिटिशियंस देश के के लिए इंटेंशन अच्छे हैं? देश के लिए इंटेंशन अच्छे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए आप गलत इंटेंशन हो सकती है, वो मैं नहीं बोलूँगा, True. पर वो भी हर एक की नहीं, कुछ लोगों की।
लेकिन देश के हित में काम हो, इसके लिए सबकी इंटेंशन अच्छी है। What is one thing you don't like about politics? कोई एक चीज जो अंदर जाकर आपको लगी हो कि यार इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, ये परेशान करती है। शायद हम जब परेशान तो नहीं करती, मैं स्ट्रेंथ ही कहूँगा कि जब हम आपस में हम बात करते हैं, हम बिल्कुल ईमानदारी से बात करते हैं आपस में, चाहे वो ट्रेजरी बेंच है या जोक्स भी करते हैं, यार आपने वो क्यों किया या क्यों किया, बिल्कुल ईमानदारी से बात करते हैं। कैमरा ऑन होते ही कैमरा ऑन होते ही हम एक्टर बन जाते हैं। तो हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, कई बार मुझे ऐसा तो लगता है टीवी कि डिबेट्स याद दिला दी आपने मुझे। हाँ, नहीं ऐसा लगता है कि कहते हैं ना वो मैच फिक्सिंग होती है मैचेस में, क्रिकेट में खासतौर पे कहा जाता है, होती है नहीं होती मालूम नहीं है, कहा जाता है कि मैच फिक्सिंग होती है। या जो मूवी की स्क्रिप्ट होती है वो अच्छी तरह से लिखी जाती है, रिहर्स की जाती है, फिर वो की जाती है, रीटेक्स होते हैं जो भी। तो मुझे वो लगता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोनों साइड्स को पता होता है कि ये होना है, ये नहीं होना, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हमारा टीवी डिबेट में ऐसे होता है सर कि जब शुरू नहीं होता है तो भाई साहब लड़की कैसी है, अच्छी हो गई, कहाँ पढ़ रही है, बच्चा क्या कर रहा है, कोई दिक्कत समस्या, और जैसे टीवी शुरू होती तू 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 मैं एंड आई एम लाइक डूड यू गाइस वर सच अ गुड फ्रेंड थोड़ी देर पहले, और जैसे ही खत्म होता आइए भाई साहब चाय पीने चलते नीचे। हाँ, बस यही होता है उधर भी। पर ये स्ट्रेंथ भी है कि ठीक है, इतने प्रोफेशनल जब लोग। मुद्दा है आपका तो मैंने अपने मुद्दे पर बोलना है, उन्होंने अपने मुद्दे पर बोलना है, लेकिन हम अपने आप में कड़वाहट ना रखें। ओके लेकिन मैं उस बात को नहीं कर रहा था, ये तो एक मुद्दे की बात है ना, मैं इस चीज़ के हक में हूँ, वो उस चीज़ के हक में, वो तो हम बोलेंगे ही। लेकिन वो चीज़ पहले फिक्स हो जाती है। मैं उस फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ कि फिक्स नहीं होनी चाहिए। ट्रू, वो फिर बेमानी है जनता से, वो मुझे लगता है जनता से गलत कर रहे हैं हम लोग। आप रिलीजियस है? अब रिलीजन की डेफिनेशन क्या है? यदि चल इसको और घुमा लेता हूँ, धर्म जरूरी है, कितना जरूरी है आपके लिए, क्या है रिलीजन को लेकर आपका टेक? देखिए, एक सुप्रीम पावर है कोई, इसमें तो मैं विश्वास रखता हूँ, सभी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। लेकिन जो धर्म के रीति रिवाज, उसमें मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। और ये मुझे अपने माता जी और पिताजी से मिली। वो भी अडंबर, ये वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, तो हमारे परिवार में भी वो नहीं है, मेरे में नहीं, हमारे परिवार में। मतलब कोई पूजा पाठ नहीं करते आप लोग? हमको भी ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर जाना है, इधर जाना है, सवेरे उठ के नहाना, भगवान सामने आना। हम ये मान के चलते असली धर्म है मानवता की सेवा। असली धर्म है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे डॉक्टर है, वो आप ईमानदारी से करें। बिना पूजा पाठ के भी लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान है। मुझे लगता है लक्ष्मी जी, जो लोग मेहनत दिल से करते हैं और सोसाइटी को या अपने कस्टमर को या क्लाइंट को जितना देना चाहिए उनकी कीमत के बदले, जो वो देते हैं, हम लेते हैं पैसा उनसे लेते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं, तो आप ग्रो करेंगे। लेकिन और लक्ष्मी भी आप पे मेहरबान रहेगी। हमने अभी देखा, सोसाइटी भी आप कह रहे हो आप रिलीजियस नहीं, लेकिन हमने देखा अभी आप कुंभ गए थे, तिरुपति बालाजी आपके दर्शन आपने किए। तो अगर आप रिलीजियस नहीं हो, आप पूजा पाठ नहीं करते, आप कहते माँ बाप मेरे पूजा पाठ नहीं करते थे, तो कुंभ काहे गए थे आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कुंभ और तिरुपति बालाजी में बिल्कुल गया हूँ, दोनों जगह। और मैं शायद बताना चाहूँगा आपको कि ये पिछले 4-5 महीने में ही मैंने शायद किसी यात्रा पे गया हूँ, उससे पहले मैं कभी भी नहीं गया। इवन यहाँ हमारे बहुत मशहूर तीर्थ स्थान है वैष्णो देवी जी, मैं अभी तक वहाँ भी नहीं गया। यहाँ मेरा जो मकसद था, मेरा परिवार जाना चाहता था, मेरे फादर इन लॉ साहब, पर मेरा मकसद था मैं जाके देखूँ कि जिस कुंभ में 60 करोड़ लोग आएंगे, मतलब मैं बीच में गया था, उसमें अरेंजमेंट कैसे हुआ इतना बड़ा। खाली ये देखने के लिए आपने गंगा में डुबकी लगा ली? नहीं, चल फिर गए थे, डुबकी तो लगानी बनती थी। पाप सबको धोने होते हैं। नहीं, वो भी तो देखते हैं डुबकी में होता क्या है।
बट मैं दिखना चाहता था कि इतना बड़ा अरेंजमेंट कैसे होता है, क्या देखा फिर क्योंकि आपने? मैं भी यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, हमारी तो छोटी सी है, लेकिन मैं सोच रहा कुछ मैं सीख क्या हूँ उससे, कि वो इतना बड़ा कर सकते हैं, हम क्यों कई बार घबरा जाते हैं, यार ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमें लर्न करना चाहिए। उस लर्निंग को लेने के लिए मैं गया था। ऐसे ही तिरुपति बालाजी हमारा पार्लियामेंट का टूर गया था, तो वो वहाँ लेके गए थे। फिर मेरी जिज्ञासा ज़्यादा यही देखने की थी कि जो इतना बड़ा धर्म स्थान है, इतने लाखों लोग रोज आते हैं और अपनी मुराद जो भी मांगते हैं और करके जाते हैं, उसमें इतना अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जैसे कुंभ आप गए, 60 करोड़ लोगों ने लगभग डुबकी लगाई, उनके रिलीजियस फेथ को देखकर, मैनेजमेंट को देखकर आपके मन में क्या थॉट आया? मुझे मैनेजमेंट दोनों जगह, तिरुपति बालाजी और कुंभ दोनों जगह देख के ये आया कि हमारे देश ही है, भारत देश ही ऐसा है जो इस लेवल पर अरेंजमेंट कर सकता है, इस तरीके से बढ़िया अरेंजमेंट कर सकता है। इम्प्रेस जिस तरह से कुंभ मैनेजमेंट हुआ था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड के, और ठीक है, इतना बड़ा रश था, लोग आए थे, कुछ हादसा हो गया जो कि दुखदाई नहीं होना चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट्स तो जनरली अच्छे थे। क्या अच्छा लगा आपको, अगर मैं स्पेसिफिक हूँ कुंभ में? लोगों के रहने के लिए अरेंजमेंट्स किया, लोगों की जब डुबकी लगाने जाना, वो जो अरेंजमेंट्स है, दो की चीज़ें मेरे ख्याल आती हैं आमतौर पे, और ट्रैफिक मैनेजमेंट, तीन चीज़ें जो मानूंगा। तो मैं फर्स्ट को गया था, 1 फरवरी को, तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तीनों जगह ही। तो क्या सीखा वहाँ से? बिल्कुल सीखा मैंने। क्या सीखा? जो जैसे आपने कहा ना कि हम 50,000 बच्चों की यूनिवर्सिटी है, 40,000 बच्चों की, 60 करोड़ देखने के सीखने गए थे, क्योंकि आप एग्जामिन करे तो गए नहीं थे मार्क्स देने। क्या सीखा? सीखा क्या आपने? यही सीखा कि यदि आपको छोटे टाइम में और कम ड्यूरेशन के लिए, 2 महीना 1.5 महीना के लिए, यदि बच्चों के स्टे का अरेंजमेंट करना पड़े, कल को बच्चों के फूड का अरेंजमेंट करना पड़े, बच्चों की मूवमेंट का अरेंजमेंट करना पड़े, तो आप कैसे कर पाएंगे? कैसे आप रोड बिछा पाएंगे? कैसे टेम्परेरी सीवरेज बिछा पाएंगे? क्योंकि वो नदी की जो साइड रहती है उस पे वो सारा कुछ बनाते हैं। कैसे आप पानी की लाइनें बिछा पाएंगे? हाँ जी। और जैसे रोड थे, वो मेटल के रोड थे, शीट थी मेटल की, वो रखी थी रेता के ऊपर उन्होंने, जो बढ़िया काम कर रही थी। प्लस स्टे के अरेंजमेंट्स कैसे कर पाएंगे? तो वो जो सारे अरेंजमेंट्स थे, वो एक लर्निंग थी, और जब भी मौका होगा यूनिवर्सिटी में, ऐसा मैं करूँगा। लवली। देखिए, लवली यूनिवर्सिटी में कह रहा हूँ मैं, लवली जो बात आप कह रहे हैं। नहीं, जो चीज़ देखिए अच्छी है वो कोई भी करे, सही बात है। उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जो बुरी है वो भी कोई तारीफ करे, उसकी बुराई की जानी चाहिए। तो मैं इसमें विश्वास रख नहीं, हमने भी बहुत सारे वीडियोस जब घटनाएं हुई थी सरकार की आलोचना बनाए थे, लेकिन जब वहाँ गए तो कई चीज़ों से हम भी इम्प्रेस हुए थे। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ उसकी तारीफ कर दीजिए, जहाँ सवाल हो वहाँ पर तीखे सवाल पूछ लिए, दोनों भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल। एक जैसे मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूँ, तो हम सिख धर्म के किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, मैं जाता रहता हूँ। अभी मैं करतारपुर साहब पाकिस्तान भी गया, अपने 200 लोगों को लेके, अपने टीचर्स को तो लेके। वहाँ क्यों गए थे आप? देखिए, एक हमारे गुरु नानक देव जी का स्थान है वो, जहाँ उन्होंने ज़िंदगी के काफ़ी वर्ष गुजारे। तो मैं उसको नतमस्तक करने गया था कि ऐसा इंसान जो इस लेवल पर पहुंचा, वो कैसे रहता था उधर, कैसे खेती करते थे वो, टू एक्सपीरियंस इट, टू एक्सपीरियंस इट। नॉट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आस्था एक अलग बात है, लेकिन लर्निंग एक अलग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि टू एक्सपीरियंस इट, कि एक व्यक्ति जो यहाँ से निकलकर सिख धर्म का इतना प्रचार प्रसार सिख किया धर्म का एक पूरी दुनिया में, पूरे जिसको लोग दुनिया में पूछते किया, हैं और वो एक कैसे वो कहाँ अच्छे रहते थे, धर्म क्या की करते उन्होंने थे, शुरुआत की। टू एक्सपीरियंस दैट उनकी थिंग। लाइफ कैसी थी, कैसे करते थे। हाँ, इट्स अ गुड थिंग, वी ऑल शुड लर्न। क्या सीखा आपने गुरु नानक जी से फिर वहाँ जब आप गए? उनकी जो वहाँ जाके लोगों से बात की और समझ आया कि इतने सिंपल थे वो छोटी सी कुटिया में रहते थे, वहीं खेती क्या करते थे। वो पुराने ज़माने में तो वही बैल बूल होते थे, तो वो सारी उन्होंने काफ़ी डिटेल में बातें बताई, तो वो सारी समझ में आई कि कितनी सिंपल लाइफ थी इन लोगों की। कितनी शानदार चीज़ है ना, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अगर अच्छे होते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ बट ये अच्छा स्टेप था करतारपुर। अच्छा स्टेप था, और उन्होंने अच्छा हमें वेलकम किया और अच्छी हॉस्पिटैलिटी की। आज जब मैं आपसे मिलने आया तो मैं देखा कुछ आपके पुराने स्टूडेंट आए थे, मनप्रीत आए थे, आपसे मिले। अब मेरे मन में सवाल आया कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़कर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। किन किन बच्चों पर आपको नाज है? अगर कुछ बच्चों के नाम आपको याद हो या बताना चाहे।
देखिए, नाच तो मुझे अपनी सभी बच्चों पर है कि जो भी बच्चे एलपीयू से गए और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो वो सभी एलपीयू के लिए सम्माननीय है, मान का विषय है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो एकदम जो मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी लास्ट वीक एक हमारा बच्चा है विष्णु, वो कोयम्बतूर के गांव का बच्चा है। अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही उसके माता पिताजी का देहांत हो गया। उसको दादी ने पाला, वो गांव के सरकारी स्कूल में गया, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, पॉलिटेक्निक में गया, फिर घूम के हमारे पास आके उसने बीटेक की। अभी बीटेक कर रहा है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। और बीटेक करते हुए ही उसने इंटर्नशिप पे गया, जैसे मैं बता रहा था आपको। और इंटर्नशिप पे उसने इतना बढ़िया काम किया 1 साल में वहाँ पे। पहले तो उसने तकरीबन 2 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी में कमाया। रोबोटिक का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में रोबोटिक का 2 करोड़ रुपया तो उसने कंसल्टेंसी में कमाया। और उसके बाद उनका मैनेजमेंट इतना इम्प्रेस हुआ उससे, उसको आज तक उसने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज दिया। क्या पैकेज है? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। बीटेक करने वाले लड़के को? बीटेक का अभी स्टूडेंट है वो। इन्हीं लगभग चलते हम लोग जिंदगी भर ताने सुनते हैं, बट वी आर ऑल ये आर सुनते प्राउड रहो। ऑन हिम। और जो 2.5 करोड़ है वो ईसोप नहीं है कोई भी उसमें, बट शेयर नहीं है कोई, ग्रेट थिंग। कैश, सारा कैश पेमेंट है। जनरली ईसोप दे देती है ना कंपनियां कि हाँ। 10 साल बाद कैश कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अभी भी वो पढ़ रहा है। अभी भी मेरा स्टूडेंट हो। इट्स अ गुड स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी कि अगर आप में दम है तो आप कर सकते हैं। दम है, कर सकते हैं। कोयम्बतूर का बच्चा, दादी ने पढ़ाया, माँ बाप थे नहीं बेचारे के, बट ही इज डूइंग सो वेल फॉर हिज लाइफ एंड फॉर एलपीयू एंड फॉर द कंट्री। आई एम वो- श्योर ऐसे बच्चे देश का वो- भी नाम रोशन करेंगे। देश, ये वही बच्चे हैं जो हमारे, मुझे उम्मीद है कि बच्चा कल को लाइफ में बहुत ऊपर शाइन करने वाला हो। नहीं, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि आपके यहाँ से कई फिल्मी कलाकार और कई और भी निकले, लेकिन आपने पहला नाम ऐसे बच्चे का लिया जिसने कोयम्बटूर के गांव से निकलकर नाम रोशन किया। सो इस चीज़ के लिए भी मैं आपकी तारीफ करता नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वी आर प्राउड ऑफ दैट नहीं, हाँ। चाइल्ड। एंटायर रादर पूरे देश को उस पर मान होना चाहिए। और इसमें एक और बड़ी बात है, एक तो चलो एलपीयू की स्टोरी होगी ना कि हमें अच्छा लग रहा है हमारा बच्चा, एक देश की स्टोरी है इसमें। सही बात है। देखिए, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 तक। विकसित भारत कैसे बनेगा? देश में इंडस्ट्री बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? इंडस्ट्री बढ़ेगी। और आज हम क्या मान के चलते हैं, इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बाहर से सॉफ्टवेयर का पैसा आ रहा है, ये है वो है, ये लेके चलते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग की तो बात ही नहीं करते। मेरे ख्याल सॉफ्टवेयर कैटेगरी में जो हमने ग्रो करना था कर लिया। अब जो ग्रोथ आएगी नॉर्मल आएगी, जंप नहीं करेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी ग्रोथ जंप करेगी, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो भी दुनिया की चाइना से प्रॉब्लम है वो भी हमारे पास आएंगे। ये जो एक एग्जांपल है कि ये इंडिया की कंपनी ने पैसा दिया उसको, 2.5 करोड़ का पैकेज इंडियन कंपनी ने, यूएस में काम करने के लिए नहीं, इंडिया के अंदर काम करने के लिए दिया। ट्रू। तीसरा, आईटी इंडस्ट्री नहीं है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसने पैसा दिया। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मींस किसान को कहीं ना फायदा। और वो है कौन सी, मैं कंपनी का नाम नहीं बता पाऊंगा, डेयरी, ओके, मिल्क प्लांट है। इंटरेस्टिंग। एक मिल्क प्लांट अपने प्लांट को अपग्रेड करने के लिए, रोबोटिक सिस्टम उसमें लाने के लिए 2.5 करोड़ का पैकेज दे रहा है। तो हमारा देश तो कहीं भी जा सकता है। 4th ईयर के बच्चे को। 4th ईयर के बच्चे। तो देश में हमारे इतना पोटेंशियल है ट्रू। कि हम विकसित भारत बन सकते हैं। मुझे उस बात के बाद इतनी कन्विक्शन हो गई है नहीं, इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। कि भारत की इंडस्ट्री 2.5 करोड़ का पैकेज मैन्युफैक्चरिंग में, डेयरी प्लांट चलाने वाली कंपनी दे रही है।
तो तभी देरी होगी ना, उनको कुछ एडवांटेज हो रहा हो, बहुत, हाँ जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ऐसी कितनी इंडस्ट्री है कुछ हिंदुस्तान में एक्सेप्शन लिखा होगा उस लड़के में उसने। दिखा होगा, लेकिन फिर भी दिया ना, फिर भी नहीं दे पाते ना। हाँ हम नए बच्चों पे लोग इतने इजीली, ये भी दर्शाता है कि नए बच्चों पे लोग भरोसा कर रहे हैं। भरोसा कर उस रहे हैं। कंपनी की भी तारीफ होनी वो चाहिए आईआईटी का बच्चा नहीं, एलपी का बच्चा है। एग्जैक्टली। उसने बेचारे ने 10th तक इंग्लिश सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी है उसने। पॉलिटेक्निक भी लोकल भाषा में किया उसने। मतलब हमारे बच्चों में कितना पोटेंशियल है, हमारे देश में कितना पोटेंशियल है, हमारी अपनी इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, तो हम क्यों नहीं विकसित भारत बन ट्रू, सकते? इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। बाकी आपके यहाँ से और भी बहुत सारे फेमस लोग भी निकले। हम देखें आपको कितने नाम याद, कौन कौन से फेमस लोग आपके यहाँ से निकले जिनको लोग जानते हैं? अभी आप हम इसकी बात करें, ऐसे एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला अभी। 1700 बच्चों को 1 लाख 10 लाख से 1 करोड़ के पैकेज मिले हैं। तो Okay. ये तो होगा हमारा प्लेसमेंट साइड पे। आप दूसरे बच्चों की बात करें, हम स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स किसी भी देश के लिए मान होता है, क्रिकेट तो एक है ही। हॉकी पे तो आपने कब्जा कर रखा है। हॉकी पे भारत की ओलंपिक टीम में 8 बच्चे मेरे थे। पिछले साल की ओलंपिक टीम में जो पहले गई थी, उसमें टोक्यो में, उसमें 7 बच्चे मेरे थे, इंक्लूडिंग कैप्टन। पहले भी कैप्टन मेरा था, अभी कैप्टन मेरा था। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट जो पिछले, वो भी मेरा बच्चा है। गोल्डन बॉय। गोल्डन बाई, इस पर सिल्वर, वो भी मेरा। फिर आप आ जाइए, नीरज चोपड़ा, आई मीन व्हाट एन एसेट फॉर इंडिया। asset हम for कितने उन पे प्राउड फील करते कितना हैं। प्राउड। पहला गोल्ड मेडल प्रैक्टिकली। क्रिकेट लविंग कंट्री में उस इंसान ने अपनी अलग पहचान बनाई है और आज लोग रात को जग के मैच देख रहे थे। वो जेवलिन थ्रो हमने रात को जग के देखा था। के देखा था। फिर इस जेवलिन थ्रो में इस बार पैरा ओलंपिक में मेरे 2 बच्चे सिल्वर लेके आए हैं। कौन कौन? चल 2 बच्चे, मतलब लिस्ट आपके वहाँ लंबी है। हाँ, लंबी स्पोर्ट्स है। में तो बहुत लंबी लिस्ट आपके पास है। हिंदुस्तान में 117 बच्चे ओलंपिक में गए थे इस बार, हम्म। पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से 24 बच्चे एलपी ने भेजे, 20%। विनेश भी यहीं से पढ़ी हुई है? विनेश भी यहीं की स्टूडेंट है। मैंने सुना आपने उनको भी रिवॉर्ड दिया था। हाँ, विनेश क्योंकि एक बार तो सिल्वर मेडल जीत चुकी थी, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया गया। तो जो सिल्वर मेडलिस्ट को 25 लाख का अवार्ड देते हैं, तो हमने विनेश फोगाट को बुलाकर ये दिया कि बच्ची तू तो जीत गई थी, तो ये तेरा अवार्ड है, ये तेरा इस पे हक है। लवली। हॉकी में पिछली बार भी ब्रॉन्ज जीता हमारे बच्चों ने, ओलंपिक में इस बार भी ब्रॉन्ज जीता। बैक टू बैक टोक्यो और पेरिस to back। ओलंपिक में। एशियन में गोल्ड जीता। तो हम लोगों ने ऑल इंडिया रनर्स अप ट्रॉफी जीती। मीराबाई चानू भी यहीं की है? मीराबाई चानू भी हमारी है, चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल हमारी है। हरमनप्रीत कैप्टन, वो भी यहीं से थे? वो भी यहीं से है, आज भी है, आज भी हाँ। स्टूडेंट है हमारा। हरमनप्रीत, अरे वाह। मनप्रीत को तो मैंने देखा अभी। हरमनप्रीत, मनप्रीत, सभी स्टूडेंट। मतलब आपको तो हॉकी के टिकट्स फ्री मिल जाते होंगे फिर तो। सारे बच्चे ही आते होंगे, सर आके देख लीजिए। बट इट्स सच अ गुड फील। टिकट की कीमत तो मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि मेरा बच्चा नहीं नहीं, मैं वहाँ भावना खेल की रहा बात है। कर रहा हूँ कि बच्चे, कि मेरे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, ट्रू। 7 बच्चे अगर आपकी टीम से जा रहे हैं, आपके कॉलेज से जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार तो हॉकी के मैचेस भी हम सब ने उतने चाव से देखे थे। बिल्कुल, लेकिन कमाल है, कमाल ही कहानी है। शहनाज गिल भी आपके यहाँ से ही है? शहनाज गिल भी हमारे यहाँ से रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो पंजाब कहाँ से दिखेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, वो भी हमारी ये स्टूडेंट रही है। आप ही की मिठाई तो नहीं खाती थी पहले हो? नहीं, मिठाई नहीं खाती थी वो जहाँ तक मुझे ध्यान है। हालांकि मैं मिल नहीं पाया कभी जब वो स्टूडेंट थी। तो कैसी फीलिंग होती है जब इतने सारे नाम आप सुनते हो? जब भी सुनते अच्छा लगता है, प्राउड लगता है कि हम एलपीयू उन बच्चों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यही जो भगवान ने हमें मौका दिया, ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। ये मुझे पर्सनली तौर पे सक्सेस की फीलिंग देता है कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, सैकड़ों हजारों बच्चे, तो मैं भी। ठीक है, अब एक सवाल इसके बिल्कुल विपरीत। सक्सेस की तो बात हमने कर ली, बट बहुत सारे बच्चे कॉलेज में निराश हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, उनको आप क्या बताओगे? हाउ टू हैंडल फेलियर? देखिए, जहाँ तक एलपीयू है, हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज्ड 50 लोगों का सेल है जो इसी पे काम करता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, मेडिकल सपोर्ट भी है,
मेडिटेशन भी है, सब चीज़ें हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिखाते हैं टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ फेलियर्स, और वो हमारा अच्छा जा रहा है काफ़ी। बाकी मैं उनको ये कहूँगा अदर देन दिस कि देखिए, जब भी आप कोई काम करेंगे सक्सेस और फेलियर तो रहने वाली है। हम्म, ओलंपिक में 150 देश पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल तो एक ही को आना है, तो बाकी तो 149 नहीं जीतेंगे, तो वो निराश होकर बैठ जाएं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम्म, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप बैठते हैं, सभी तो नहीं सक्सेसफुल होते, हर एक को पता होता है आई मे सक्सीड, आई मे नॉट सक्सीड। जेई में, किसी में भी आप देखें लाइफ में, आप बिजनेस करते हैं, सारे बिजनेस तो सक्सेसफुल नहीं होते, तो ये चीज़ तो आनी ही है लाइफ में। सक्सेसफुल आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उससे निराश होने की बजाय उससे सीखते हुए आगे और जोर से काम करें, और पैशन से काम करें, और दिल से काम करें। आज नहीं तो कल आप जरूर कामयाब होंगे। कोई फिल्म जो आपने देखी आपको लगा देखनी चाहिए? जैसे एक फिल्म मैं हमेशा कहता हूँ 3 इडियट्स। हाँ देखिए, यदि आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से बोलेंगे तो 3 इडियट एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग का कॉम्बिनेशन था। ट्रू। पुरानी मूवीज पे जाएं, जागृति मूवी जैसे हमारे स्कूल टाइम में हम लोगों ने देखी थी, तो मुझे लगता है वो देखनी चाहिए। वो आपको एंटरटेन भी करती है, उससे ज़्यादा लर्निंग देती है लाइफ में। 3 इडियट आपको लगता है दोबारा बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, और जब भी बने मैं चाहूँगा कि एलपी शुड बी पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट, और बदलेंगे वो स्क्रिप्ट नहीं चलेगी अब। जो पुरानी वाली थी, क्यों? वो उस टाइम के लिए रेलेवेंट थी ना, 20 साल पहले जब मूवी बनी थी, 2009 में तो रिलीज हुई थी। लेकिन आज के लिए बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है, कोविड आ गया, उसने बड़ा कुछ सिखाया, डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया, तो उसने जैसे बड़ा कुछ राजकुमार सिखाया। हिरानी आपको सुन रहे हो, जी, तो आप जी। उन्हें क्या बताओगे कि अगर 3 इडियट्स पार्ट 2 बने, सीक्वल बनाए, तो कैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए कॉलेज के हिसाब से? वो ये होनी चाहिए कि बच्चे ने लर्निंग में प्रोजेक्ट तो हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट से उसने कमाना भी है एज ए स्टूडेंट के तौर पे, केवल दिखाना नहीं है। केवल दिखाना नहीं है, कमाना भी है उसको। उसको अपनी फीस स्टूडेंटशिप के दौरान खुद निकालनी है, 3rd ग्रेड काम करके नहीं। मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कई बार आप फीस निकालते हैं, अच्छा ठीक है आपने कहीं पार्ट टाइम जॉब ले ली, उस तरीके से नहीं बोल रहा मैं। उसी स्किल पे, उसी स्किल से जो आप सीख रहे हो। जो आप स्किल सीख रहे हैं, हाँ। जो स्किल पे आपने करियर बनाना है, उस स्किल को यूज करते हुए उससे पैसा कमाना है, मैं वो चीज़ बोल रहा वेटर, पेंट्री बॉय या गार्ड बन के नहीं। हूँ। वो नहीं, जो एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं, उस एजुकेशन जो आपने करियर बनाना है, बाद में आपने पास आउट करने के बाद क्या बनना है, वो ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप बनना है, और उसमें पैसा कमा के आपको अपनी फीस निकालनी है। ग्रेट, अच्छा थॉट है ये। राजकुमार सर को मैं टैग कर दूंगा। बिल्कुल कीजिए जी। आप और उनको कहना यदि इस पे मूवी बनाते हैं तो मेरी कट मुझे भेज दे। अंदर से मित्तल जी गए नहीं है पुराने वाले। इतना बड़ा कैंपस हो गया है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है आपका, मैंने कहीं पढ़ा था। आप उसके बाद भी क्रेडिट कह रहे पैसा दे दो। नहीं ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया आपका बनता है, इनोवेटिव आइडिया आपने दिया है। ठीक है, तो पॉडकास्ट का हमारा भी आप भिजवा दीजिएगा फिर उसमें से, कि हमारे पॉडकास्ट में चर्चा हुई थी। बिल्कुल आपका हक बनता है, क्यों नहीं बनता। हमने कॉलेज बेस्ड कई फिल्में देखी हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी, बड़ा कूल कॉलेज था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ समानता है? कैसा कूल कॉलेज है आपका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई समानता नहीं है। वैसे कॉलेज नहीं पसंद आपको, जैसे उसमें दिखाया था कॉम्पिटिटिव? यदि आप मुझे, नहीं बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव होना अलग बात है, लेकिन वो जो मूवी बनी थी वो, जैसे 3 इडियट्स में कहीं ना कहीं एजुकेशन की रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ट्रू। मैं उस मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, और एंटरटेनमेंट के लिए शायद अच्छी मूवी बनी थी, लेकिन उस मूवी से कुछ स्टूडेंट सीखेंगे ऐसा उसमें कुछ नहीं था। ओके, वेल नोटेड। जो स्टूडेंट ऑफ ईयर में था, ऐसी मूवी और भी बनी है, जो जीता हुआ सिकंदर, उसमें क्या वो साइकिल रेस है, जीत गए, अल्टीमेटली वो क्या स्टोरीज है, वो एजुकेशन को रिफॉर्म करने की स्टोरीज नहीं है कोई भी, वो सिंपल एक एंटरटेनमेंट स्टोरीज है। तो मैं तो उस चीज़ के लिए एंडोर्स नहीं करता उसको। वैसा कॉलेज नहीं है आपका? मेरा कॉलेज ऐसा नहीं है, और मैं बनाना भी नहीं चाहूँगा कभी भी। हम चाहते हैं बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, हम करवाते हैं उनको नेशनल, इंटरनेशनल, हैकाथन्स और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कंपटीशन, वहाँ करें और अपना स्किल दिखाएं। पर
किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। नहीं, देखिए, वो हर जगह ही होना चाहिए, अकेले एजुकेशन में नहीं। हम बिजनेस चला रहे हैं वहाँ भी होना चाहिए, ट्रू। इंडस्ट्री चला रहे हैं वहाँ भी होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। हम डांट खाते हैं हर रोज के, हम सबसे बदमाश बच्चे तो वहीं बैठते हैं। नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो तो एक स्टोरी भी है ना कि, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे साथी नाराज हो जाएंगे, कि छोड़िए उसको। अब देखिए राजनेता वाली आदतें आप में आने लगी, छोड़ दी। नहीं नहीं, वो मासूमियत जा रही है आपकी। चलो कभी और सुनाएंगे वो फिर, ठीक है। अगले पॉडकास्ट में। कभी लो फेस आया आपका लाइफ में? बिल्कुल आया लाइफ लगा में। कि यार यूनिवर्सिटी नहीं चल पाएगी, या कुछ भी ऐसा लगा आपको लाइफ में कि नहीं हो पाएगा, अब क्या करें? देखिए, ये तो लाइफ में आता है। जैसे हम पहले की बात करें कि बजाज की डीलरशिप में हमारा एप्लीकेशन उठा के फेंक दिया उन्होंने, और हम शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुए। वो लो फेस एक बार आया, लेकिन फिर ट्राई किया कि नहीं यार, शॉर्ट लिस्ट तो नहीं हुए, निकल गए हैं सिस्टम से, पर ट्राई तो करें। ट्राई किया, दोबारा अप्रोच किया किसी के थ्रू, उनको कहा अच्छा आप हमारे ना एक दिन विजिट करने आ जाओ, और वो दिल रखने के लिए किसी का आ गए, लेकिन दे फेल्ट सो इम्प्रेस्ड और अल्टीमेटली हमें मिल गई। सबसे बड़ा मैं एग्जांपल इसमें दूंगा, जब हमारी यूनिवर्सिटी बनने के लिए बिल पंजाब विधानसभा में गया, नवंबर 2005 बिल पेश हुआ। रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीएम साहब थे, तो रूलिंग पार्टी के एक एमएलए ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ओपोजिशन वाले हमारे साथ थे, उनको कहना अच्छा काम हो रहा है, कांग्रेस भी, अकाली दल भी, बीजेपी, तीनों ने कहा अच्छा काम हो रहा है, ये करना चाहिए। लेकिन रूलिंग पार्टी के एक एमएलए साहबान ने वो विरोध करना शुरू कर दिया कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, ये लड्डू पेड़े बेचने वाले अब यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, ये जैसे बर्फियाँ बेचते हैं वैसे डिग्रियाँ बेचेंगे, ये ऐसा होगा। मंत्री जी को इशारा करते हुए बोला उन्होंने, आपको तो शायद चांदी के वर्क लगी हुई बर्फी पहुंच गई होगी। ये सब कुछ अच्छी बहस की, और हमें लगा अब हमारा बिल पास नहीं होगा, मतलब हम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना खत्म हो गया। तो वो 45 मिनट हम दर्शक दीर्घा में बैठे देख रहे थे, और ये मान के चल रहे थे ऐसा नहीं होगा। तो लो हो रहे थे, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे एक्सेप्ट टू वॉच। लेकिन एंड में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने स्टैंड लिया, बोलते नहीं, मुझे स्टेट की भलाई के लिए एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं चलेगी बंद कर देंगे, एक्सपेरिमेंट तो मैं करूँगा। तो विद ऑल ओपोजिशन उन्होंने वो बिल पास करवाया। चलो वी वर हैप्पी। फिर वो बिल गवर्नर साहब के पास गया सेंट के लिए। अब वही एमएलए साहब गवर्नर साहब के पास पहुंच गए, मीडिया में न्यूज़ तो आनी शुरू हो ही गई थी, ये हुआ वो हुआ असेंबली में, तो गवर्नर साहब रोक के बैठ गए, ये तो मैं नहीं पास करूँगा, मैं तो साइन नहीं करूँगा। तो फिर क्या करें? फिर हम गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनके पास पहुँचे, उनको बताया सर आपको हमसे क्या इसमें लगता है, तो उन्होंने अपनी शंकाएं रखी। फिर हमने उनका समाधान किया और उन्होंने अल्टीमेटली असेंट दे दी। तो वो जो फेज़ था असेंबली में होना, फिर गवर्नर साहब के पास होना, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए था। बट जो एफर्ट्स हम कर सकते थे, वी कंटिन्यू टू डू दोज एफर्ट्स, और अल्टीमेटली बन गई, और आज वो यूनिवर्सिटी आपके सामने। आप कैसे देखते हैं लोग पंजाब में यूनिवर्सिटी को, अमरिंदर साहब या बाकी सब जो आप कहीं मिलते हो? अमरिंदर साहब तो बहुत अप्रिशिएटिव हैं, क्योंकि उन्होंने तो बनाई थी, और उनको इस बात से खुशी है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने उसको, मेरे एक्सपेरिमेंट को सही साबित कर दिया, और मेरी जो मैंने कमिटमेंट की थी असेंबली में या पंजाब की पब्लिक से, आपने उसका मान रखा। तो ही इज़ वेरी हैप्पी। और बाकी सब लोग भी, पंजाब के लोगों को भी अच्छा लगता है कि पंजाब की यूनिवर्सिटी ने पंजाब के अंदर ही नहीं, देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम कमाया है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, एलपीयू में क्या ऐसा है जो बाकी यूनिवर्सिटी से अलग करता है? कुछ तो होगा ना आपका भी एक्स फैक्टर। देखिए, हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी, अपने लिए बढ़िया करने की कोशिश करती है। मैं मान के चलता हूँ हर एक यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अपने काम के प्रति सीरियस है, और वो दिल से काम करते हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए। हमारा
शायद जो मैं थोड़ा जो कर रहा हूं, मैं वो बताऊंगा कि हम थोड़ा सा लगातार डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं कि आज के 10 साल बाद एजुकेशन की क्या ज़रूरत होगी, उसको मैं आज लाऊं अपने सिस्टम में, सो दैट मैं सर्वाइव भी कर पाऊँ और ग्रो भी कर पाऊँ। क्योंकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो हमारे अपने चैलेंजेस आते हैं। हमें अपनी ब्रांड अपने नाम से बनानी पड़ती है, अपने काम से बनानी पड़ती है। तो उसके लिए लगातार इनोवेट करना एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन डिलीवरी को, वो हमें शायद दूसरों से थोड़ा अलग करता है। जैसे मैंने बात की कि हम एजुकेशन रेवोल्यूशन के माध्यम से नई एजुकेशन ला रहे हैं, जिसमें बच्चों को स्टूडेंटशिप के दौरान ही अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, रियल लाइफ काम कराया जा रहा है उनको, इंटर्नशिप के माध्यम से और माध्यम से उनको हम पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, अपनी फीस भरने का मौका दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिफरेंट ठीक कर रहे है, हैं। लास्ट क्वेश्चन टू यू। हर इंसान ने सोचा होता है कि दुनिया मुझे कैसे याद रखे। ख्याल तो आपके मन में भी आता होगा कि लेगेसी लेके आए हो आप, लेगेसी आई, बना लिया। अधूरी तमन्नाएं क्या हैं जिससे आगे करना चाहते हो, और क्या चाहते हो, कैसे लोग आपको याद रखें? कि दुनिया ऐसे कि मैं शायद कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ बच्चों की लाइफ में, कुछ नागरिकों की लाइफ में कुछ बदलाव ला पाया हूँ, उसको कुछ बेहतर बना पाया हूँ। मैं उस तौर पे जाना चाहूँ कि शायद मैंने एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसे बदलाव लाए जिसने देश की, दुनिया की एजुकेशन को हमेशा के लिए बेहतर बना दिया। नाइस। और क्या अधूरे सपने हैं अभी? मैं लॉन्ग टर्म सपने नहीं लेता कभी भी। शॉर्ट टर्म सपने कुछ तो होगा ना जो अगली बकेट लिस्ट में होगा? नहीं, ऐसा देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली एट दिस स्टेज। जो अभी मैं कर रहा हूँ उसको और बेहतर कर पाऊँ, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे वो देश के लिए सांसद के तौर पे, वही मेरा एक सपना होगा। उसको मैं कैसे बेहतर बना पाऊँ, जो हमारा भारतवर्ष 2047 में नहीं, उससे पहले ही विकसित भारत बन पाए, उसमें जो मैं अपना योगदान दे पाऊँ, चाहे वो 0.01% ही हो, वो मैं जरूर दूँ। चलिए, बेस्ट विशेस सर। हमारी कोशिश थी कि हल्के फुल्के अंदाज में आपसे गंभीर सवाल पूछे जाए, आपकी सोच लोगों तक पहुंचाई जाए, आपकी कहानी पहुंचाई जाए। हर कहानी में कुछ ना कुछ होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है। आशा करते हैं कि आपसे भी लोग इंस्पायर होंगे और आप ही से सीख कर कभी किसी और अशोक मित्तल से हम मुलाकात करेंगे। फिलहाल अगली मुलाकात के लिए थैंक यू।